गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरी अर्जुनाज कैसे हो सब लोग? बढ़िया, शानदार। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ भाई, कल तो मैच भी जितवा दिया। हाँ, और क्या चाहिए? सेंचुरी पे सेंचुरी मरवा दी क्लास में, और क्या। जिसका मतलब क्या होता है, जितनी क्लास में पढ़ाई करोगे उतना इंडिया आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तुम्हारे बैच के साथ साथ देखो, इंडिया चांद पे पहुंच गया। ठीक है, इंडिया सन पे जाने की बात कर रहा है। G20 हो गया। सोच लो, अब बस बारी तुम्हारी है, रैंक 1 लेके आ जाओ, काम खत्म। बस रैंक 1 लेके आ जाओ, फिनिश। अरे तुम लोग हो तो सब मुश्किल है। मुश्किल नहीं, मुमकिन है। ठीक है, हाँ, कोशिश करेंगे तो पक्का ही होगा। आपने नहीं देखने दिया? क्या बात कर रहे हो? मैच तो लास्ट में जीतना था ना भाई, पहले थोड़ा ना जीतना था। हाँ, क्लास करी, तुम ये सोचो ना, क्लास के साथ साथ सब कुछ एंजॉय किया तो बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया, अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। और अपनी क्लास में लास्ट क्लास में एक बोल रहा है सर आज हार जाएंगे। अरे भाई, इंडिया पाकिस्तान की मैच की बात थी यार। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो यार कभी कभी निगेटिव मार्क्स भी आने चाहिए ना यार। हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहोगे क्या? कल इतना शानदार जीता है तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत चलना है। चलो, हाँ कोई बात नहीं। हाँ चलो, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में अब अपने पास कुछ चीजें आने वाली है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर में हमने सारे के सारे स्टेट फंक्शन डिस्कस कर लिए, सारे के सारे पाथ फंक्शन डिस्कस कर लिए। हीट और ये पाथ फंक्शन थे। बाकी इसके बाद जितने भी स्टेट फंक्शन आने थे इनको मैंने डिस्कस कर लिया। कल जाते जाते हमने कुछ चीजें देखी थी। और वो क्या थी कि सर एक बात बताई गई थी कि सर ये सबके आगे अगर नॉट लगा दोगे, ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कल हमने जाते जाते ये बात करी थी कि भैया ये ऊपर जीरो जो लगता है इससे क्या हो जाता है, ये ऊपर जो जीरो लगता है ये क्या हो जाता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। सर ये नॉर्मल गिब्स एनर्जी है, तो ये वाली क्या है सर? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड का मतलब कितना सर? स्टैंडर्ड कब? 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर। यही था ना शायद अपने पास, यही था ना स्टैंडर्ड। 1 एटीएम या 1 बार दोनों को इक्वल मान के चलना भाई, तो बहुत ज्यादा ऊपर मत लेके चलना। स्टैंडर्ड याद है? तो ये डिफरेंस हमने किया था लास्ट क्लास में। फिर हमने एक रिलेशन निकाला। हमने बोला भैया बहुत हार्ड चीज पढ़ी थी कल, क्या कि सर डेल्टा जी जो होता है इसका फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाता है। उससे भी हार्ड चीज, एक बात बताना, अगर मुझे प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है, कोई प्रोसेस, ध्यान से सुनना, कोई प्रोसेस 3 कंडीशन में हो सकता है। या तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। मुझे बताओगे नॉन स्पॉन्टेनियस चेक करने के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस चेक करना हो तो मैं सर इसके लिए क्या चेक करूंगा? डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो। जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। इसकी वैल्यू सर क्या होगी? लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो। जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा? क्या होगा? डेल्टा एस टोटल नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, और इसमें टोटल लेंगे डेल्टा जी सिस्टम। क्या लेंगे भैया? सिस्टम देखो, सिस्टम क्या कह रहा है? सिस्टम कह रहा है कि डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो और डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो। यहां लेस होगा और ये क्या होगा? ग्रेटर। अगर यहीं पे ये बात स्पॉन्टेनियस के लिए बोली जाती, अगर यही बात स्पॉन्टेनियस के लिए बोली जाती तो भैया एकदम अपोजिट आ जाता। डेल्टा जी सिस्टम सर ये लेस देन जीरो आ जाता। और सुनो तो सही, ये बताना एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? चलो भैया, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? क्या हो जाता है? कौन कौन सा टर्म जीरो हो जाता है? सर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो सिस्टम की, और डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कोई प्रोसेस या तो इक्विलिब्रियम पे होगा। सर नए चैप्टर की आगाज होता जा रहा है, नए चैप्टर की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं, या फिर वो क्या होना शुरू हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस होना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ कल सर हमने पढ़ा है सेकंड लॉ। दुनिया में सबसे ज्यादा सारी की सारी दुनिया
दुनिया की यूनिवर्स की इंट्रोपी हम क्या चाह रहे हैं सर, वो प्रोसेस वही स्पॉन्टेनियस है जहां इंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर हमने पढ़ा था थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कितना हार्ड लॉ था भाई, कितना हार्ड लॉ था कि सर एट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू ओके 0 केल्विन क्या हो रहा है, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट सॉलिड, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट सॉलिड किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। थर्ड लॉ यही था ना, याद है, पक्का हो जाएगा। चलो यहां से फिर हम लोग यहां पर आ गए थे कि सर डेल्टा जी हो जाता है डेल्टा एच माइनस। सर एक फॉर्मूला लिखा है, मुझे बताना क्या ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, और गलत लिखा है तो ये क्या गलत लिखा है, जल्दी से जल्दी इस फॉर्मूले में गलत क्या है या सही क्या है, क्या होगा। ये सही है, सराउंडिंग सही है, सिस्टम सही है या टोटल सही है, जल्दी से जल्दी बताओ क्या सही होगा, क्या सही होगा सर इस फॉर्मूले में, क्या सही होगा सर, सराउंडिंग होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए या टोटल होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वेरी गुड, क्या, हाँ एक बच्चा बोला आप गलत लिख रहे हो, अरे भाई ठीक है, यस वेरी गुड, तुम लोगों को सही करने का बोल रहा हूं ना भाई। टोटल होगा, यहां पे क्या होगा, डेल्टा एल सिस्टम क्या होगा सर, यहां टोटल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस टोटल हो जाएगा, टी डेल्टा एस टोटल हो जाएगा। मतलब अब किसी सिस्टम को देख के ही बता सकते हैं, याद रखना इंट्रोपी के लिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग निकालना पड़ेगा सर, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम निकालेंगे, अपना काम चल जाएगा। उसके बाद उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट चीज, उसके बाद सर डेल्टा जी का ये भी एक फॉर्मूला निकाला था, ये भी एक फॉर्मूला निकाला था सर, ये भी हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि भैया ये क्या होता है, ये क्या हो जाता है, जितनी भी एनर्जी आपने डिस्काउंट दी थी, जितनी भी एनर्जी आपने छोड़ दी थी, उन सबको जोड़ दो, उन सबको विद साइन जोड़ दो, डेल्टा जी का ये फॉर्मूला। उसके बाद अरे भाई सुनो, उसके बाद ये एक चीज और बताई गई कि सर डेल्टा जी इज नथिंग, डेल्टा जी नॉट प्लस इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था आर टी एल एन, आर टी एल एन क्यू था, आर टी एल एन क्यू था, आर टी एल एन क्यू था, ये देखना अपने पास आर टी एल एन क्यू था। और जैसे ही इक्विलिब्रियम पे जाते हैं, जैसे ही इक्विलिब्रियम पे जाते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा जीरो, सर डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस आर टी, यहां पर आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और सर डेल्टा जी नॉट का सर सीधा सीधा हमने कल लास्ट में फॉर्मूला लिखा था कि सर क्या हो जाएगा, -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। भैया यही फॉर्मूला था, यही था ना, हो जाएगा। हाँ अब देख लो भाई साहब, इक्विलिब्रियम पे Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, K इक्विलिब्रियम, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। अगले चैप्टर में आपको पता भी चल जाएगा डिफरेंस क्या है। अभी के लिए बस इतना जान जाइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का लिखना है, अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, इस रिएक्शन का Q लिखना है या K इक्विलिब्रियम लिखना है तो सर प्रोडक्ट का सर प्रोडक्ट की पावर कितना लिख दूंगा, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और रिएक्टेंट की पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये लिख दूंगा। यही होगा ना सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने पास क्यों निकालना हो तो ऐसे लिखते थे। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में किया था, आज इसी के ऊपर अब दो चीजें एक साथ मर्ज होंगी, और आज की क्लास के बाद थर्मोकेमिस्ट्री चालू करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के, बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भैया जितना तुम्हें ताना दिया गया है उससे कम, अब आज से क्लास अपनी बहुत ईजी हो जाएगी। अगले 2 हफ्ते, अगले 2 हफ्ते हाँ केबीडी पे आऊंगा भाई, पहले ये तो रिवाइज कर ले। अच्छा अब थोड़ा देखिए, किसी को लगता हो सर इतना फॉर्मूला, बेटा जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, ये जो फॉर्मूला लिखा ना ये इसके ऊपर डायरेक्ट कैलकुलेशन भी छोड़ दो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम हॉल में, तो इसीलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यू तो पुट कर ही लोगे ना। एक जो बोलता है कि सर बहुत हार्ड होता है, ये देख लो भाई, देख लो भाई, ये देख लो अपने पास, डेल्टा जी नॉट ऐसा हो जाएगा, -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाएगा,
ओके चलो बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं कुछ काम की बात। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा काम की बात। 1 मिनट देखिएगा। रिलेशन ऑफ, अब मैं टॉपिक शुरू करता हूं आज की क्लास का, फिर क्वेश्चन पे आता हूं। रिलेशन ऑफ गिव्स एनर्जी विथ इक्विलिब्रियम। रिलेशन ऑफ गिव्स एनर्जी विथ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, और इनको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे इनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ये चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा कुछ तूफानी होने वाला है। सर आपने एक फॉर्मूला लिखा था, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू पढ़ा था। अच्छा कोई पूछ दे, ध्यान से सुनना, हाँ कोई पूछ दे, सिंपल सा देखना, डेल्टा जी क्यू था, रिएक्शन कोशिएंट बोलते थे, क्यू को रिएक्शन कोशिएंट बोलते थे एट इक्विलिब्रियम। बेटा आप देखो चीजें कुछ मैनेज होंगी अपने पास और कुछ चीजें नई निकल के आएंगी। डेल्टा जी बिकम्स जीरो, डेल्टा जी बिकम्स जीरो और दिस बिकम्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर यहां देख लीजिए, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम में लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला सर कल से पढ़ रहे हैं। आप आज नया क्या बताने वाले हो, थोड़ा ध्यान से सुनना। नया क्या बताने वाले हो, थोड़ा ध्यान सुनना। ये देख लो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अगर कल की क्लास अटेंड करी है तो सर ये बताइए, आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम लिख सकता हूं कि नहीं। ये कहां से आया, ये कल पढ़ा था। ये कहां से आया, ये कल पढ़ा था। हाँ बेटा अब यहां से लिखना शुरू कर लो ना, साइड बाय साइड। थोड़ा फास्ट लिख रहा करो। अब तुम सोचो लिखने के लिए बोल के टाइम दो तो थोड़ा लेट हो जाएगा। साइड बाय साइड लिख लिया करो। बहुत सारे लोग नोट्स बना लेते हैं साइड बाय साइड। याद है हमने वीडियो कॉल किया था। ये देखना, एक चीज देखो, ये फॉर्मूला कहां से आया, थर्मोडायनेमिक्स का। ये फॉर्मूला कहां का, इक्विलिब्रियम का। एक काम करे, डिवाइडेड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड किससे डिवाइड कर दूं, बोथ साइड्स बाय किससे डिवाइड कर दूं, अगर माइनस आर टी से डिवाइड कर दूं तो भाई साहब क्या बवाल मचने वाला है, ये देख लो। अगर मैं माइनस आर टी से डिवाइड कर दूं, माइनस आर टी से डिवाइड कर दूं तो क्या मचने वाला है, एक बार देख लीजिए। माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन माइनस आर टी। सर देखिए ये इससे कैंसिल आउट, ये देखिएगा अपने पास माइनस माइनस इससे कैंसिल आउट। ये देखना टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल आउट। ये देखना अपने पास माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी इज इक्वल्स टू एल एन के इक्विलिब्रियम। और यहां से ये डेरिवेशन तो छोड़ दीजिए, बस आपको एक सिंपल चीज याद दिला के छोड़ रहा हूं। ये अब अगले चैप्टर में बेटा आपको फिर से आएगा। एल एन के इक्विलिब्रियम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इंट्रोपी अपॉन दिस एंथैल्पी अपॉन डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू टी। एक बात बताना, अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे ले लूं, इसको एक्स एक्सिस पे ले लूं, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे ले लूं और इसको मैं वाई एक्सिस पे ले लूं, मुझे बताओगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा। एल एन के इक्विलिब्रियम, नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ, मुझे बताओगे नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ एल एन के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t का, इसका ग्राफ का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ग्राफ का कैसा बनेगा। डेरिवेशन बेटा स्कूल नहीं पूछता, ना ही तुम्हें जरूरत पड़ेगी। स्कूल वाले बस इसी में खुश रहते हैं कि तुम इसके बाद तो पूछते भी नहीं, यहां के बाद तो आते भी नहीं नीचे। बेटा आप यहां पे आ जाओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वर्सेस 1/t का, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कैसा नेचर होगा, क्या लग रहा है, स्ट्रेट लाइन होगा क्या, क्या लग रहा है, स्ट्रेट लाइन होगा क्या। सर वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, डेल्टा एस नॉट बाई आर। और अगर मैं स्लोप के बारे में बात करूं तो स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर। भैया देख लो ये जादू कितने लोगों को समझ में आया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला जादू कितने लोगों को समझ में आया भाई, देख लेना। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब कोई बोले सर आपने तो बताया ही, ग्राफ तो बनाया ही नहीं। बेटा मैं जानबूझ के अब नहीं बना रहा हूं, क्योंकि अब 11th के सर अच्छे खासे अब पार कर चुके हो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आना चाहिए। मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट उसके स्टेटमेंट की बात करूंगा। ग्राफ बना लोगे भाई साहब, ग्राफ बना लोगे ना। कोई ऐसा तो नहीं है जो सोच रहा अच्छा ये कैसे,
अगर मन में ऐसा विचार आए तो गलती आपकी नहीं है कि आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं नहीं, गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। कुछ लोग यस कर रहे हैं, क्या करें बताओ, ठीक है। हाँ, कभी भी कोई भी बोलते ना बार बार, मोटिवेशन इतना देख लो कि कभी अपनी गलती ना दिखनी चाहिए। फिजिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी है ना, तो तुम्हारी वेलोसिटी सही है, हम थोड़ा सा फालतू की ज्यादा स्पीड में देख रहे हो। ये लोग कहां से आए हैं ये लोग, ठीक है, ये लोग देख रहे हो कैसे चल रहा है। निगेटिव बोलो, बताओ, एक बोल रहा है नहीं सर, हाँ कैसे हुआ, नहीं बेटा अब ये जादू बीत चुका है, ये जादू जा चुका है, ये इसको वाई एक्सिस पे। एक बोला डिवाइड क्यों किया, क्योंकि भाई मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन लेके आना था, क्योंकि किसी रिएक्शन में एक बात बता। एक बोला सर ऐसा क्यों किया, मजा थोड़ी ना आ रहा है। कल तुमने एक चीज पढ़ी थी गिब्स एनर्जी में, क्या क्या वेरिएबल था, ये रिएक्शन में फिक्स था, ये रिएक्शन का फिक्स था। याद करो कल किसी रिएक्शन का टेम्परेचर, अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके लिए पढ़ा है भाई, ठीक है, इसके लिए पढ़ा है, ठीक है। हाँ अब यार अब निगेटिव बोल रहा है, निगेटिव स्लोप कैसे आया बेटा, अब वो मेरे समझ के बाहर है। ये एक्स एक्सिस पे है ये, अब इसको निगेटिव मैम बोलते हैं, ये स्लोप होता है वाई इंटरसेप्ट। चलते हैं आगे थोड़ा सा। यहां पर याद रखिएगा कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर मैं ऐसे नॉर्मली बताऊं कि भाई चलो ठीक है अब छोड़ो, ये एक सिंपल चीज, यहां से एक चीज प्रूफ करना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वैल्यू ऑफ delta H naught and delta S naught for a reaction is constant। एक रिएक्शन का सर इंथैल्पी और इंट्रोपी क्या होगी, आज के टाइम पे आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे चेंज करेगा, टेम्परेचर पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे चेंज करेगा, टेम्परेचर पे। अब बेटा आप छोड़ दो ग्राफ और आप छोड़ दो, अब तो भैया आप ये चैप्टर खत्म होने दो, बस इस हफ्ते का वेट करो, अगले हफ्ते एकदम ब्रांड न्यू नया चैप्टर, ब्रांड न्यू नया चैप्टर। थोड़ा बहुत वहां पे ये सब चीजें आ जाएंगी, कोई बात नहीं, फिर से मैसेज कर लेना समझ नहीं आया, ठीक है। चलो हाँ बहुत बढ़िया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अब एक जादू सिखाऊं, ऐसे तो यार वो जादू मैथ्स का है, लेकिन अब यार ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया कि मैंने दो चीजों को रिलेट कर दिया, ये फॉर्मूला हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ये भी कल की क्लास में पढ़ा था, बस आज इन दोनों को रिलेट करके एक नया तरीका निकाल दिया। सर डेरिवेशन को गोली मारी, आप ये वाला जान जाइए, इतने से काम हो जाएगा, ठीक है, इतने से ही काम हो जाएगा, आप इसी पे जान जाइए, इतने से ही क्वेश्चन आएंगे। आप डेरिवेशन छोड़ दीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब डेरिवेशन से फिर से याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होता है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए खासकर ये देखिएगा। आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ लिया कि सर डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी, ये फॉर्मूला देख के आपको पता तो चल रहा है कि सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करेगा, कैसे देख लो। टेम्परेचर बढ़ाओगे वैल्यू कम होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, वैल्यू कम होगी उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना अपने पास, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में सर डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, सर तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे सर टेम्परेचर बढ़ेगा, ये वाली वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ln के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। किसके केस में, एंडोथर्मिक में। लेकिन थोड़ा ध्यान से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होती है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो उस केस में सर एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नॉट की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाती है, और यहां पर ln के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देखोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये देखना। और ये कितने लोगों को समझ में आता है, ये देख लो भाई। सर ये प्लस कैसे हो गया,
ये प्लस कैसे हो गया, एक्सोथर्मिक में ये जादू कैसे हुआ, कितने लोगों को समझ में आया कि सर ये निगेटिव जैसे ही इसकी वैल्यू पुट करोगे माइनस माइनस प्लस नहीं होता, नहीं होता नहीं हो, समझ में आया गया, नहीं हुआ, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, पता है ना भाई कि सर हाई फाई, कि सर ऐसे कैसे दो ऐसे जुड़वा भाई कैसे एक दूसरे से मिलके ऐसे प्लस हो जाते, पक्का। अब यहां पे टेम्परेचर बढ़ा के देखो, ये टेम्परेचर बढ़ेगा सर, इसकी वैल्यू कम होगी, एलन के इक्विलिब्रियम, यहां पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस केस में, अरे सर टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर इंक्रीज करेगा। सर यहां पे इन दोनों केस में मैंने क्या माना है, इंट्रोपी की वैल्यू क्या मानी है, इंट्रोपी की वैल्यू क्या मानी है, पॉजिटिव मानी, इंट्रोपी की वैल्यू क्या मानी है, पॉजिटिव मानी। एक बच्चा भी डिक्लेयर कर रहा है कि मेरा 11th बर्बाद हो गया है। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, नहीं तो अभी और बर्बाद होगा बेटा, ध्यान से देखना अपने पास, एक्सोथर्मिक, ये देखना फॉर अगेन, कुछ लोगों को कल की बातें याद आएंगी, कुछ लोगों को कल की बातें याद आएंगी। इंथैल्पी पॉजिटिव रिएक्शन है, लेकिन अगर इंट्रोपी लेस देन 0 हो जाए, ये रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस था क्या, इस रिएक्शन के बारे में कितने लोग कल ये रिएक्शन पढ़ा है कि ये रिएक्शन क्या कभी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, जल्दी से जल्दी बताओ यस और नो में, क्या ये रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, क्या ये रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, क्या ये रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। भैया इंट्रोपी बढ़ रही है, यहां पे क्या बात कर रहे हो, 4 केस होते हैं, 4 केस कल भी बताया था, आज फिर से किसी को कुछ याद आए, अभी 3 केस, दूसरा केस चल रहा है, 2 केस हुए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नॉट की वैल्यू अगर लेस देन 0 ले लें और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, इंट्रोपी डिक्रीज भी करनी है भाई। इस रिएक्शन में कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इसका रीजन अपने को अब सर वो कल की बातें हैं, कल की बात पुरानी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। इसके केस में अब देखो तो एलन के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा सर, अब ये निगेटिव है माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर और इसकी वैल्यू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। अब बताओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, और निगेटिव वाला देख लो सर, अब ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई तो अब भी क्या होगा, तब भी क्या हो रहा होगा, निगेटिव। अरे भाई हाँ ये अरे इसमें इंट्रोपी पॉजिटिव था भाई, ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मिलेगा तो बढ़ जाएगा। इसमें देखो ध्यान से देखो ना, ये वैल्यू पहले मान लो -200 था, मान लो ऐसा दिखा देता हूं भाई, अब क्या यार तुझे भी पूरी मैथ समझानी पड़ रही। मान लो इसकी वैल्यू मान लो -100 थी, पहले इसकी वैल्यू -100 थी, तो पहले इसकी वैल्यू -200 थी। अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू कम हो गई, मान लो -80 हो गई, तो सर निगेटिव में कम हुआ ना, निगेटिव में कम हुआ मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, निगेटिव में कम होना मतलब वैल्यू का बढ़ना, निगेटिव में कम होना मतलब वैल्यू का बढ़ना, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखेंगे इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ता है क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा ही क्या हो रहा होता है, चाहे वो एंट्रोपी कम करो चाहे एंट्रोपी वो करो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। एक बोल रहा हर एक जगह 4 केस लेंगे क्या, बेटा अब क्या बोले मैं, दिमाग होता है, हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ एक बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि सर निगेटिव पॉजिटिव कैसे हो गया, उसको अब समझने में दिक्कत आ रही है, अब उसका क्या उपाय है भाई। निगेटिव के आगे बेटा निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, मान लेते हैं। फिर से यहां देखो इसके केस में अब फॉर्मूला फिर से लगाओ, ये क्या हो गया -डेल्टा एस नॉट बाई आर
प्लस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। अब देखो, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे, पहले फिर से बोल देता हूं, ये -100 होगा और मान लो ये +200 होगा, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये चलेगा। नॉर्मली हम लोग भाई ऐसे करोगे तो फिर यही है कि बस मैं लिखवा दूंगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जहां इंट्रोपी बढ़ती है उस केस में तो बढ़ जाएगा। एक बोल रहा है सर माइनस हो रहा है तो कैसे बढ़ रहा है? एक बात बता यार, कैसे यार, ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 100 माइनस अगर 30 हो गया तो सर ln के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, ln के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, ln के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ रही है यार। गलती हो गई भाई, तू चल कोई ना, हो जाता है कभी कभी, हम लोग भी भावनाओं में बह के ना थोड़ा ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कर देते हैं, प्लस माइनस। चलो कोई नहीं, ये देखो हो जाता। चल ये देखते। अब यहां पर इस केस में किसी को लगता हो तो एक्सोथर्मिक केस में नॉर्मली हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक का ये वाला जो केस होता है ये बड़ा खतरनाक सा होता है। इस केस में क्या होगा, अब ये निगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब तुम टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पॉजिटिव में बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पॉजिटिव में बढ़ेगा, सॉरी पॉजिटिव में कम हो जाएगा, तो निगेटिव की वैल्यू बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा सर, यहां डिक्रीज होगा। याद रखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ इस केस में क्या होता है, डिक्रीज, बाकी इन तीनों केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, वैल्यू यार ठीक है ना, माइनस प्लस नहीं समझ में आ रहा, अब किसी को -200 और -100 + 80 और +20 में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा तो बेटा उसमें तो हम ही लोग गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है। हाँ, ये पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि यहां माइनस की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऑब्वियस है, ये वैल्यू प्लस हो गई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू, हाँ यहां पर यार ओहो हो, अच्छा ये बोल रहा है क्या, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, तो ln के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हाँ यार उल्टा लिख दिया क्या, अरे यार असर पड़ गया क्या इस बैच का। एक मिनट, एक्सोथर्मिक में एंडोथर्मिक बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो मतलब के इक्विलिब्रियम, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक ठीक है। हाँ तो ये एक बात बताओ, जो ये लिख रहा था सेकंड रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, तो क्लियर लिखना सेकंड में क्या रॉन्ग। मैं तो ये सोच रहा हूँ माइनस का प्लस बोल रहा है, क्लियर बताना कि भाई गलती से, अरे यार सीधी सी बात है, ये देख टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो सर ये वैल्यू डिक्रीज हुई तो ऑब्वियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हुआ। यहां पे अपने पास सर इसको बढ़ाएगा तो निगेटिव में ये कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ अरे तो पूरा बोलो यार, मुझे मुझे क्या, मुझे लग रहा है कि भाई माइनस का प्लस नहीं समझ में आया बच्चे को, क्लियर बता कि सर आपने साइन गलत लिख दिया, ऐसे क्लियर मैसेज किया करो यार, कमेंट करने के लाइव क्लास में तो क्लियरली बता दिया करो। अब एक लिख रहा है सेकंड गलत है, अब हाँ सेकंड गलत, अब सेकंड में क्या गलत है, मुझे तो ये लग रहा है अपने स्पैमर का लेवल देख के कि भाई ये चीजें चल रही होंगी। ठीक है, हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि मैं डायरेक्ट लिखवा देना चाहिए था कि यार एक्सोथर्मिक रिएक्शन में के इक्विलिब्रियम डिक्रीज होता है, एंडोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है हमेशा। ठीक है, एक बोल रहा है इतना वेरिएशन क्यों होगा, पता नहीं कहां से आंसू आ रहे, लेकिन छोड़ो, अब इतना वेरिएशन क्यों होगा बेटा, तूने कल ही इसके बारे में पूछा है, पढ़ा है, कल ही इसके बारे में पढ़ा है भाई, छोड़ो, छोड़ आए हम वो गलियां, हो गया हो गया, बस बस बस, अब हमने छोड़ दिया हो गलियां। बेटा देखो हमसे गलती हुई, हमने मान लिया, हमने तुम्हें इतना पॉजिटिव निगेटिव बेटा जिंदगी में तुमने नहीं सोचा हो, इतना हमने सोचवा दिया। हम कल से तुम्हें ये पॉजिटिव निगेटिव, कल से हम डेल्टा जी करवाए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ
कल से हम पॉजिटिव निगेटिव करवा रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं, वैल्यूज पुट कर करके चेक कर लेना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो वैल्यूज पुट कर करके चेक कर लेना। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी जैसे कोई फोर्थ केस में भी ना, देख कोई भी आदमी फोर्थ केस में भी जाएगा ना, तो फोर्थ केस में एक बात बता, पहले इसकी वैल्यू मान ले टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था, पहले इसकी वैल्यू 100 थी और यहां पे क्या होगी +80, तो सर एलन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी होगी -20। सर बाद में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो मान लो ये 60 हुआ, तो ये क्या हो रहा है, एलन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब ये मत बोल देना -20 और -40 में कौन सा बड़ा है भाई। अब इतना ही मैथ्स बता सकता हूं, अभी के लिए इतना ही जान जाओ। और नहीं तो याद रखना कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है। ओके चलिए, मैं तुमसे एक सिंपल सा बात कर रहा था, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कहानी हो गई। अब अच्छा एक बात बताना, कितने लोग ऐसे हैं, अगर मैं ये क्वेश्चन दे देता हूं कि सर इस रिएक्शन में कैलकुलेट, ध्यान से देखना, कैलकुलेट gives energy of reaction, calculate gives energy of reaction if gives energy of A is 20 joules per Kelvin per mole और gives energy of B, कितने लोग निकाल लोगे भाई, और निकाल के दिखा ही दो यार। 30 joules per Kelvin per mole एंड डेल्टा जी सी, इसकी वैल्यू अगर दी है 100 joules per Kelvin per mole। गिव्स एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, ऑब्वियस है गिव्स एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, तो उसके केस में रिएक्शन की गिव्स एनर्जी कैसे निकालते हैं, कितने लोग निकाल लोगे जल्दी, कितने लोग निकाल देंगे, कितने लोग निकाल देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये रिलेशन, जल्दी क्या होगा सर। स्टोइकोमेट्री यही है अपने पास, इसी से यूज करना है। गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन जब भी निकालने जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत हार्ड चीज क्या करते हैं, गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या करते हैं, रिएक्टेंट। गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आप माइनस क्या करते हैं, रिएक्टेंट कर देते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट। इतना डिफिकल्ट कैसे पता चला आपको, क्योंकि सर ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन में फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। किसी रिएक्शन में फाइनल क्या होता है, सर ये फाइनल तो नहीं है, हाँ फाइनल है ना पक्का, हाँ पता चल रहा है। अब यहां पे कुछ लोग गलती क्या करेंगे, प्रोडक्ट में तो एक ही है सर, यहां पर मोल दिया होता है, 1 मोल का दिया है, यहां सी के कितने मोल्स हैं, 2, कैसे पता चला, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या होता है, ये भी राज अब पहले चैप्टर के साथ चला गया, अगर याद आए तो आ जाइएगा। ये देखिए सही है यार, कभी कभी लगता है पढ़ा रहे हैं कि क्या चल रहा है कुछ। हाँ पता चला कि भाई साहब, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, जिसे मैं पढ़ा रहा था वो कहीं और कुछ और करने में निकल पड़ा। ठीक है चलो देखते हैं। हाँ एक बड़ा सुंदर सुंदर, कहीं किसी ने आज कोई रील्स देख रहा था, उसमें बड़ा अच्छा एक गाना था कि 11th क्लास के बच्चे गाना शुरुआत में क्या गाते हैं, हाँ मुझे फिजिक्स ना आए, मुझे केमिस्ट्री ना आए, कभी प्लस का माइनस हो जाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। ठीक है, न जाने कब माइनस हो गया, न जाने कब प्लस हो गया, ये माइनस क्यों हुआ, माइनस कब हुआ, क्यों हुआ, पता चल रहा है। हाँ ठीक है, हालत क्या है कैसे तुम्हें बताऊं मैं, गिन गिन करके क्लास गुजारूं मैं। हाँ ठीक है भाई, देख लेना यार, अब एकदम फ्रेश स्टार्ट करना हो तो 12th में भी बैच लॉन्च होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी जब जागो तभी सवेरे हो जाता है यार। ये बातें अच्छी भी लगती हैं सुनने में, तो अभी अच्छी भी लगती हैं यार, जब जागो तभी सवेरा हो सकता है। बाकी जो पढ़ रहे चुपचाप करो खुद से भाई। 200 माइनस सर 60 प्लस 90 कितना हो गया, 110 जूल आ गया। बताइए इतना डिफिकल्ट,
एक बोले गाना समझ में नहीं आया, नहीं बेटा वो तो और हाई फाई, गाना भी समझ में नहीं आता है यार, बताओ यार। ठीक है, पता चला डाउट में लिख रहा है कि सर सब समझ में आया था लेकिन वो गाना कहाँ रह गया सर। हाँ, एक बच्चे ने अच्छा चीज पूछी है कि सर एक चीज बताओ, अब तो हमसे कोई भी तुमसे ये सब बातें की जाएंगी ना, अब तुमसे कोई रिएक्शन दे दिया जाएगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि इसका बताइए इसका गिब्स सिनर्जी कैसा होगा, इसका गिब्स सिनर्जी कब निगेटिव होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा होगा। तो यही बेटा, यही तो सोचना है। तुमने ऐसा पूछा कि मैं ही डर गया, मैंने कहा ना ये सब इतना मिक्सिंग नहीं कराऊंगा। ये देख ले भाई, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर सकता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर सकता है। हाँ ठीक है, बढ़िया। अब चलो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं। यार सही में डिफिकल्ट लग रहा है यार, पता नहीं, पूछ लू ना यार, देख लेना भाई, पढ़ के आया करो यार, ठीक है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे। ये देख, इस क्वेश्चन को देखो, जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड करी, जिन लोगों ने भी कल की क्लास अटेंड करी है, इस रिएक्शन का गिब्स एनर्जी सॉरी इंथैल्पी दिया है और इंट्रोपी दिया है। पूछ रहा है कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा, किस जगह पे स्पॉन्टेनियस होगा। पहली बात, इंथैल्पी क्या है आपका, निगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब कब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब सर कब स्पॉन्टेनियस होता था, लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे, खुद से बताओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब लो टेम्परेचर पे होता था या हाई टेम्परेचर पे होता था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होता था, ये रिएक्शन का साइन देख के मुझे पता चल गया कि निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब फेवरेबल होता है, जब टेम्परेचर क्या रहे, लो रहे, लो टेम्परेचर रहे, जो लो क्या रहे, टेम्परेचर रहे। तो भैया मैं एक काम करता हूं, गिब्स एनर्जी सर इक्विलिब्रियम पे पहले मैं ये निकाल लेता हूं। मैं कभी भी, क्योंकि देखो यार दो लोग होते हैं, एक जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है वो लोग तो अपने अपने तरीके से करते हैं, जिन लोगों का मैथ्स वीक है भैया मैं पहले बता देता हूं, दो तरीके से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये देख लीजिए, पहला मेथड तो ये है, पहला मेथड ये है कि सर आप एक काम कीजिए, पहले ना आप थर्मोडायनेमिक्स का ये फॉर्मूला लगा दीजिए। इससे क्या होगा, टेम्परेचर निकल जाएगा, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों को मैं यही बोलता हूं कि आप बेटा इसी को यूज करना, क्यों, क्योंकि तुम्हें ना कभी को हो सकता है बेसिक मैथ्स की गड़बड़ी हो जाए। तो ध्यान सुनना, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -100 किलो जूल्स, 100 इंटू -100 इंटू 1000 जूल्स डिवाइड बाई -100 जूल्स। सर देख लीजिए कितना आ गया, टेम्परेचर कितना आ गया, 1000 केल्विन, टेम्परेचर कितना आ गया, 1000 केल्विन। ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का है, क्यों, क्योंकि सर आपने डेल्टा जी की वैल्यू 0 पुट करी है। आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हमेशा टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, लोअर देन, टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, 1000 केल्विन से कम आएगी। जिन लोगों का 1000 केल्विन आ रहा है बेटा वो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर, दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। 1000 केल्विन से कम आंसर क्या होगा, ये आएगा। 1000 केल्विन से कम का आंसर क्या आएगा, 900 केल्विन आंसर आएगा। मजा आया, 1000 कर रहे हो। ये देखो, जिन लोगों को सेकंड मेथड, जिनका मैथ्स अच्छा है बेटा वो अपने पास जिन लोगों का मैथ्स अच्छा, उन लोगों के लिए मैं ये मेथड बोलता हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिन, अब देखो यहां पे क्या करेंगे, ये देखना क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सर ये लेस देन 0। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 100 इंटू 1000 हो गया, 1,00,000 हो गया, माइनस टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर नहीं पता, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, -100 है, इज लेस देन 0। ये देखना, ये -1,00,000 -1,00,000 और ये प्लस कितना हो गया, 100t इज लेस देन 0। 100t अगर मैं बात करूं, हम 100t की बात करूं तो टेम्परेचर की बात करूं तो 100t इज लेस देन, इधर आएगा तो माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। तो टेम्परेचर हमेशा किससे कम आना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा किससे कम आना चाहिए, सर इससे कम आना चाहिए। इससे टेम्परेचर हमेशा लेस देन कितना आना चाहिए, 1000 केल्विन। तुम बोलोगे सर यहां मैथ्स क्यों नहीं यूज हुआ, याद रखिएगा कभी भी बेसिक मैथ्स में एक लाइन बोली जाती है, कभी भी बेसिक मैथ्स में एक लाइन बोली जाती है कि अगर ए की बात कर रहा हूं, ए अगर ग्रेटर देन बी है ना, तो आपने अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बड़ा हो जाता है। तो ये बेसिक मैथ पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे आपको हो सकता है डीपीपी में जरूरत पड़ जाए। तो याद रखिएगा अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी को, तो वो क्या हो जाता है, अपोजिट चला जाता है।
एक बोल रहा कैसे आया 10,000 कैसे, अबे 1000 किलो जूस दिया है ना, 100 किलो जूस दिया है, 100 किलो जूस दिया है। किलो जूस का मतलब क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना बेटा। ठीक है ना, ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है। टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम निकाल लो, उससे कम वाला टेम्परेचर टिक कर देना। टेम्परेचर सेकंड मेथड में क्या है ना, गलती क्या होगी, जैसे इस क्वेश्चन में तो चलो ठीक है, नहीं पता चला, आप माइनस का उधर लेके चले, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आगे जाके आपको वो वाली प्रॉब्लम आ सकती है। आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते, देखना एक बार ध्यान से, -2 ग्रेटर देन -3 ऐसा लिखा हुआ है ना, -3 + x, आप कभी भी ऐसे कट नहीं कर सकते, आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे, आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 2 इज ग्रेटर देन 3 + x आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं इनइक्वलिटी में कभी भी ये मेथड तभी यूज करना जब आपको लगता है कि नहीं मुझे मैथ्स आती है, मैं वैसी चीजें कर लूंगा, अदरवाइज फर्स्ट मेथड से ही कर सकते हो। फर्स्ट मेथड सबसे बेस्ट है, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम निकाल लो, उससे लोअर टेम्परेचर चाहिए, कैसे डिसाइड हुआ, इंथैल्पी देख लो, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है। आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं, माइनस इधर गया प्लस हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अगर कभी ऐसा आ गया, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है, जैसे यही चीज यहां दी होती ना, ये देखो, अगर ये चीज यहां दी होती, -100t होता ना, अगर -100t होता, ये उधर जाता तो -100t होता, तो मैं फिर पता है माइनस को प्लस करने के लिए दोनों साइड ऐसे माइनस कट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इनइक्वलिटी है, इसको इनइक्वलिटी बोलते हैं, तो ऐसे करना पड़ता, इसलिए मैंने बोला, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। G0 क्यों लिया, बिकॉज G0 इसलिए लेते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर पता है, आप देख लो, एक्सो होगा तो उससे लेस लेना, एंडो होगा तो उससे ज्यादा ले लेना, बस। क्या आंसर आएगा, अगला क्वेश्चन देखो। ओ भाई साहब, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये क्या क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो बता सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर तो बता ही सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बता ही सकते हो। अ रिएक्शन ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, क्या होगा। उससे कम आना चाहिए था, लेस देन 1000 कम आना चाहिए था, तो 900 केल्विन आंसर दिया था, वही हो जाएगा। एक बोला 900 कैसे आया, ऑब्वियस उससे कम आना है ना, 1000 से कम आना है, 1000 से कम वाला ऑप्शन कौन सा था, वहां 900 था, 900 उठा के डाल दो, क्या होगा जल्दी। सबसे पहले ये कभी स्पॉन्टेनियस तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, तो ये तो ऐसे भी रहने से रहा। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस निगेटिव, कल जो पढ़ा है भाई साहब, अगर आपने फटाफट अप्लाई करना शुरू कर दिया तो ये देख लो, सर ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव, और ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या चाहोगे, सर इसकी वैल्यू ज्यादा रहे, उल्टा हो गया, सर इसकी वैल्यू कम रहे, इसकी वैल्यू ज्यादा रहे, तो यहां ये ऑप्शन भी गया, सी गया, डी गया। यहां देख लीजिए, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, सर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, निगेटिव। आप क्या चाहोगे, इस निगेटिव की वैल्यू ज्यादा रहे। आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, चलो भाई बैच में हैं लोग, मुझे तो लगा कि बस ऐसे ही चल रहा है, जिंदगी ऐसे ही चल रही है। हाँ बढ़िया, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट एट इक्विलिब्रियम, कौन सा करेक्ट इक्विलिब्रियम पे कौन सा है, करेक्ट कौन सा होगा। डेल्टा जी नॉट जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा एस सिस्टम जीरो होता है, कौन सा होता है, कौन सी चीज जीरो होती है, बताओगे। क्या होगा, क्या जीरो होता है, क्या जीरो होता है, क्या जीरो होगा। सर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जीरो होती है, या गिब्स एनर्जी जीरो होती है, या सिस्टम का वो जीरो होता है, क्या होता है, देख लो जल्दी। क्या होगा,
सर स्टैंडर्ड जीरो नहीं होता, नॉर्मल गिब्स एनर्जी क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कीजिए। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा सर। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला पढ़ा था, -2.303 RT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसा पढ़ा था क्या। पुट कीजिए, वैल्यू निकाल के देखिए, गिब्स एनर्जी की वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सर डेल्टा जी नॉट कितना होगा, -8100 जूल्स। क्यों, क्योंकि सर किलो जूल्स दिया है, किलो जूल्स नहीं लेना है, आप उसको जूल्स में कन्वर्ट कर दो। 8.314 डिवाइडेड बाय, सर डिवाइड बाय कह रहा हूं, इनटू टेम्परेचर कितना है 1000 केल्विन, 1000 केल्विन, और लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। देख लीजिए, माइनस से माइनस गया, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा 8100 अपॉन 2.303, 8.314 इंटू क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको ना कैलकुलेट नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेट कर देना है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट क्यों करोगे, अप्रोक्सीमेट कर दो। कैसे, अरे सर देखो ना, ये कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया 8.1 और ये कितना हो गया 2.3 इंटू 8.314। सर 8.1 कैसे हो गया, ये 10 जाके डिवाइड कर दो, खुद से सोचो। ये ऑलमोस्ट 1 हो गया, ये ऑलमोस्ट 1 हो गया, 1/2 0.5 के आसपास का आंसर 0.5। सब सही है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना ना, हाँ ठीक। सर लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम किसके आसपास आ जाएगा, 0.6 के आसपास पहुंचना शुरू करे। 0.5 के आसपास बोला ना, 0.5 के आसपास। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा तो 0.5 के बदले एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, अरे हाँ ठीक है ना, लॉग 0. कितना आ जाएगा, अगर 8.1 डिवाइड बाई 8.314 डिवाइड बाई कितना कर दूं 2.303, 0.44, ये कितना आ जाएगा 0.43 आ जाएगा। एक बात बताना, 0.43, एक बात बताना, किसके लॉग की वैल्यू, किसके लॉग की वैल्यू, किसके लॉग की वैल्यू याद करो। आप कोई बोल रहा है एंटी लॉग निकालना, अरे एंटी लॉग छोड़ दे, तू एक बात बता, लॉग 3 की, लॉग 2 की वैल्यू कितनी थी, लॉग 2 की वैल्यू कितनी थी 0.301, लॉग 3 की वैल्यू कितनी थी 0.48। सर इसके बीच में ही आंसर आएगा ना, इसमें बीच में ही आंसर आएगा ना, 2 और 3 के बीच का ही आंसर आएगा ना। क्यों, कैसे गेस किया, सर मुझे नहीं पता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2 और 3 के बीच में कैसे हो गई। सर इसकी लॉग की वैल्यू कितनी है 0.43, लॉग में सर लॉग 2 की वैल्यू 0.301, लॉग 3 की वैल्यू 0.48, तो इसके बीच में ही आता होगा ना। तो 2 और 3 के बीच का आंसर कौन सा है, सर ये वाला आंसर है। पुट करके निकाल ले भाई, इसको पुट करके निकाल दे, हो जाएगा। आंसर ऐसे निकालना है, लॉग 2 की वैल्यू दी है, लॉग 3 की वैल्यू दी गई, निकाल दो अपने पास, इसका आंसर निकाल दो। इसमें तो अपने पास कम ही लोग होंगे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, 6%। ठीक है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो एक काम करते हैं, लॉग निकालना सबको आ गया है, लॉग निकालना सबको आ गया है। एक लास्ट क्वेश्चन करो, फिर आज का चैप्टर शुरू करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करो, लॉग निकालना आया है ना सबको, लॉग निकालना आता है, निकालिए। किलो जूल्स में ये आंसर निकालना है, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या होगा, क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू दी होगी, नहीं भी दी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि सर दी हो चाहे ना दी हो, आपको
लॉग, बेसिक लॉग की वैल्यूज पता होनी चाहिए, बेसिक लॉग की वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर केपी की वैल्यू दी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है केपी, कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -29। कोई बोल दे केपी क्या है, तो कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। एक अभी अगले चैप्टर में पता भी चल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, केपी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बोलते हैं 3। इसका लॉग डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2.303 आर टी लॉग केपी आ जाएगा। और केपी की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू किलो जूल्स में पुट करने जाओगे, किलो जूल्स में कितनी हो जाएगी, 1000 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि सर किलो जूल्स में ऑप्शंस दिए हैं इसलिए किलो जूल्स में पुट करूंगा। टेम्परेचर कितना दिया है 298, लॉग केपी, लॉग में कितनी वैल्यू डाल दूंगा 3 इंटू 10 की पावर -29। सर ये लॉग सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू कितना ले लें, -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाई 1000, और इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग आ जाएगा 3 प्लस लॉग -10 की पावर -29, लॉग 10 की पावर -29। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग 3 की वैल्यू 0.48, ये -29 आ गया, और इधर आ गया -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। अब सर देखोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बहुत गंदा सा कैलकुलेशन आ रहा है लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा ही, थोड़ा राउंड ऑफ करोगे तो आंसर आना शुरू हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा, ये किलो जूल्स आएगा, ये किलो जूल्स में आंसर आ जाएगा। अब कितना आएगा मैं एक बार सीधा से सीधा बता देता हूं, देखो कैसे। सर 2 इंटू 8, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20 हो जाएगी। 8 इंटू 2 क्या होता है 16.3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 ले लेते हैं, इसको कितना कर दे 300, तो 20 इंटू 300 कितना होता है 6000, 6000 अपॉन 1000 6 हो गया, 6 इंटू 28। सर 6 इंटू 28, 6 इंटू 28 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 28 कितना आ जाएगा, 8 4 जा 8 8 6 जा 840, 168 के आसपास, 168 के पास आ जाएगा, तो प्लस कितना आ जाएगा 162। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, पोल कितना था 20 द करेक्ट आंसर। इसका पोल इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप केपी की वैल्यू दी है तो उससे निकाल दो, केपी की वैल्यू दी है तो उससे निकाल दो, बस ये ध्यान रखना भाई, यही ध्यान रखना है आपको, यही सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, बस इतने से ही काम हो जाएगा, इतने से ही काम हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा सर, श्योर हो तो चलो भाई। इस कुछ पिछले क्लास के अपने पास क्वेश्चंस थे, कुछ पिछले टॉपिक्स थे जो हमको रिवाइज करने थे, क्वेश्चंस करने थे, 4-5 क्वेश्चंस कर लिए, थोड़ा वार्म अप हो गया। अब आते हैं अपने पास थर्मोडायनेमिक्स के एक नए पोर्शन पे। थर्मोडायनेमिक्स का एक नया पोर्शन क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का एक नया पोर्शन क्या है, तो वो ध्यान से सुनना, वो ध्यान से सुनना भाई। क्या होगा, एक बोल रहा है सर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो। अबे यार एग्जैक्ट वैल्यू भाई अब कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, उतना कैलकुलेशन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 28.52 डिवाइडेड बाई 1000, देख एग्जैक्ट भी 162.7 ही आ रहा है, तो सही होगा। निगेटिव क्यों होगा, अरे निगेटिव नहीं होगा क्या, ये माइनस माइनस इधर से आएगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 0.48 माइनस 29 करोगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा, हाँ तो प्लस में आएगा। और ऐसे भी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, इंट्रोपी कम हो रही है, तो ऐसे भी नहीं होने वाला। सर देख लो अब तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स जितने भी फॉर्मूलेज थे वो सब खत्म हो गए। आज जो शुरू करने वाले हैं वो है थर्मोकेमिस्ट्री। और भैया थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का सबसे लल्लू सा पार्ट है। लल्लू सा क्यों, क्योंकि अभी बताऊंगा और अभी के अभी खत्म भी हो जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री को ध्यान से देखना भाई साहब। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है सर, थर्मोडायनेमिक्स में तुमने बहुत कुछ झेल लिया भाई, बहुत कुछ झेल लिया। अगर तुम सही बताओ ना, तुमने भैया बहुत कुछ पढ़ लिया यार, इतना मतलब इसका तो तुम 80-90% भी अभी 11th में, मुझसे अभी कोई पूछ रहा था कि भैया 11th में सर इतना कुछ याद रहेगा, नहीं याद नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम बाउंड्री भी बना लोगे ना, सिर्फ क्लास नोट्स और डीपीपी भी कर लोगे ना, सॉल्यूशन देख के काम बन जाएगा।
11th में आपको बस ये जानना जरूरी है कि पढ़ाई कितनी करनी है। 12th में आके अपने आप हो जाती है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ जाता है, फिर डर लगना शुरू हो जाता है। अभी क्या होता है, एग्जाम भी दूर होता है, क्रिकेट मैच चल रहा है, कुछ चल रहा है। 11th बस बाउंड्री बना लो, आप बाउंड्री बस बना लो। देखो 5 फंक्शन में हीट एंड वर्क पढ़ लिया, इधर भाई साहब आप जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी सब पढ़ लिया, डेल्टा एच। सर यहां पे थर्मोडायनेमिक्स में टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ इतने सारे प्रोसेसेस पढ़ लिए। सर 10 टोटल आपने 10 प्रोसेस पढ़े हैं। मेरे लिए सही बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं बोलता हूं मैं कि भैया ये अपना जो रैंक 1 वाला बैच होगा। रीजन इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो मतलब बहुत उसमें जानता हूं जो इस टाइम पे ना, आप ऐसा नहीं तुम ही परेशान हो, हर एक जगह सब लोग परेशान होते हैं। 11th क्लास का मतलब यही होता है कि सडनली किसी को उठा के एकाएक डम जंप कर दो। ऑब्वियस है थोड़ा सा लेवल एकाएक ऊपर ले जाना मुश्किल होता है, लेकिन आप ये सोचो अगर आप चीजों को समझ रहे हो, आप इस न्यूमेरिकल को कर रहे हो मेरे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं ना, कैलकुलेशन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो कि हाँ यार ये फॉर्मूला लगेगा, इसको ऐसे सर ने मल्टीप्लाई किया, मैं सॉल्यूशन देख के समझ रहा हूं, समझ जाओ, बहुत सही ट्रैक पे हो, बहुत सही ट्रैक पे हो। ठीक है, एक मेरी फर्स्ट क्लास है बेटा, नहीं फर्स्ट क्लास है तो मत आओ भाई, ये फर्स्ट क्लास थोड़ी ना होती है, इसको फर्स्ट क्लास मत बना दो भाई। 10 टाइप के प्रोसेस पढ़े थे हम लोगों ने, 10 टाइप के प्रोसेस पढ़े थे। सर जीरोथ लॉ पढ़ लिया है, जीरोथ लॉ पढ़ लिया है हमने, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है, जीरोथ लॉ पढ़ लिया है हमने, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है हमने, सेकंड लॉ ऑफ थर्मो पढ़ लिया है, और लास्ट में देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मो तक भी हमने पढ़ लिया था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मो तक पढ़ लिया था। इतनी सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ ली हैं। ये सर सब कुछ ना थ्योरेटिकल था, ऑब्वियसली यहाँ न्यूमेरिकल कम थे, थ्योरेटिकल ज्यादा था। यहां पर जहां पे ये टॉपिक खत्म हुआ था वहीं से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया था, और यही एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगा जो आपको इक्विलिब्रियम के फॉर्म में मिलेगा। अब थर्मोडायनेमिक्स का एक बेहतरीन पार्ट है सर, ये जो पोर्शन आपने पढ़ा ना, ये जो पोर्शन आपने पढ़ा ये फिर से फिजिक्स में मिल जाएगा, ये फिर से फिजिक्स में मिल जाएगा, लेकिन ये पोर्शन सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री वाले पढ़ेंगे, ये पोर्शन सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री वाले पढ़ेंगे। अब बहुत डिफिकल्ट होता है थर्मोकेमिस्ट्री, पता है क्यों थर्मोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट क्यों होता है, इसका रीजन बताता हूं। थर्मोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन देखना, ओ भाई साहब क्या इंग्लिश लिखी है। थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन अ केमिकल सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। इंग्लिश पढ़ के कितना सही लग रहा है ना। When a change of phase or a chemical reaction takes place within the system, मतलब किसी सिस्टम में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर जो हीट का चेंज आएगा, अब वो हीट का चेंज आपको पता है, आज के टाइम पे हीट का मतलब सिर्फ हीट नहीं रह गया है, आज के टाइम पे हीट का मतलब एंथैल्पी भी होता है, हीट का मतलब गिब्स एनर्जी भी होता है, हीट का मतलब एंट्रोपी भी हो सकता है, किसी भी टाइप का स्टेट फंक्शन। थर्मोकेमिस्ट्री इज नथिंग, इट इज यूज्ड to determine the values of स्टेट फंक्शन। कौन से स्टेट फंक्शन भाई साहब आपको पता है, स्टेट फंक्शंस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के अंदर कौन से स्टेट फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है उसी को निकालने को क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। देख रहे हो, अबे नया चैप्टर नहीं है भाई, इसी के बाद आदर्श भैया आपकी पहली क्लास है, बहुत बहुत जल्दी आप पढ़ने आ गए, कोई दिक्कत नहीं। आप हम लोग पीछे हैं बेटा, आप आगे जा चुके, बहुत लेट है, आपको बस 2 महीने और रुकते तो 12th आ जाता। ठीक है, पहली क्लास है। ठीक है, वैल्यूज ऑफ स्टेट फंक्शन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इसकी स्टेट फंक्शन की वैल्यूज। भाई साहब अगर कोई रिएक्शन दी हुई है, ध्यान से देखिएगा, कोई रिएक्शन दी हुई है, N1 रिएक्टेंट गिव्स N2 प्रोडक्ट। अब तुम लोग उसको मत बोलना कि N1 रिएक्टेंट N2 प्रोडक्ट, ठीक है, कि सर जल्दी आ गया, वो जल्दी आ गया है, उसको बस थोड़ा लेट आना है। ये N1 और N2 को हम लोग बोल देते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है भाई थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। R मतलब रिएक्टेंट, P मतलब प्रोडक्ट। भैया एक बात बताइएगा, अगर मैं इस रिएक्शन का गिब्स एनर्जी पूछ देता, अगर मैं इस रिएक्शन का गिब्स एनर्जी पूछ देता, तो भैया कितने लोग बता सकते हैं कि सर इसका वैल्यू N2 इंटू गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ले लीजिए, गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, या P लिख देता हूं, माइनस N1 इंटू गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट।
काफी डिफिकल्ट है ना, काफी डिफिकल्ट है, नया चैप्टर लग रहा है ना, कितना डिफिकल्ट नया चैप्टर लग रहा है ना। ऐसे सर ऐसे अजीब सा नहीं लग रहा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, या याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है ना भाई? तुम्हारी तो पहली क्लास नहीं है ना, देख लो कि सर बताइए ये कैसे कैसी बातें चल रही है। N2 इंटू सर इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस N1 इंटू इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये देख लो सर, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने जाते हैं तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ सर क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट आ जाएगा। ओह भाई साहब, थर्मोकेमिस्ट्री में, पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में यही करना है, पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में यही करना है सर। रिएक्शन का गिब्स एनर्जी निकाल दीजिए, किसी रिएक्शन में सर गिब्स एनर्जी निकाल दीजिए, किसी रिएक्शन की इंट्रोपी निकाल दीजिए, किसी रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल दीजिए। नहीं पढ़ा होगा ना, तुम्हें नहीं समझ में आएगा ना। हाँ क्या विनोद, समझ में आ रहा है? देख रहे हो कैसी इंग्लिश बोल बोल के घुमाया जा रहा है। ये सब क्या है? N2 N1, N2 क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकाल दो। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकाल सकते हो। इतना डिफिकल्ट याद है? इतना डिफिकल्ट याद है? अरे भैया बस इसमें एक ही एक्सेप्शन है, इसी के लिए हमें पढ़ना है। इसमें एक ही एक्सेप्शन है, ये वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल इंथैल्पीज, ये वैलिड फॉर, ये सबके लिए सिर्फ एक्सेप्शन इसमें आता है, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज, सारे इंथैल्पीज के लिए वैलिड होगा एक्सेप्ट, भाई एक्सेप्ट याद रखना, क्योंकि अभी आज से कल परसों तक, सैटरडे तक यही एक्सेप्ट काम आएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अगर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया हुआ है, एक्सेप्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया है, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एंड कंबशन एंथैल्पी। एक्सेप्ट याद रखिएगा कि सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हम लोग करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में याद रखिएगा, एक्सेप्शन कब होगा? जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी हो और कंबशन एंथैल्पी दिया हो। मतलब किसी रिएक्शन में अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करेंगे, वहां थोड़ा अलग चलेंगे। और वहां पता है कितना क्या कर देंगे, बता दूं, स्पॉइलर दे दूं अभी? नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है। वहां पे पता है क्या करने वाले, वहां पे पता है क्या करने वाले? N2 ये गिव्स दिस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखा है, वो पता है क्या करते हैं? वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फिर से याद कर लो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और कंबशन एंथैल्पी जैसे ही आता है, देयर इज एन एक्सेप्शन, और पता है वहां क्या चमत्कार हो जाता है? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रिएक्टेंट माइनस क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है। रिएक्टेंट माइनस क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है। तो भैया देख लो, ये चमत्कार देख रहे हो, ये चमत्कार देख रहे हो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। इनके केस में और कुछ नहीं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है। हाँ बस इतना डिफिकल्ट चीज बता दिया। अब पूरे आज और कल परसों मैं यही सब करने वाला हूं, बार बार प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करता रहूंगा। यही है थर्मोकेमिस्ट्री, यही है थर्मोकेमिस्ट्री। इतना डिफिकल्ट शायद ही आप लोग पढ़े हो। अब थोड़ा सा अब देखो डिफिकल्ट बनाओ। ऐसे कैसे हंस रहे हो तुम लोग? ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, हंस रहे हो ना तुम लोग? अभी रुको, डिफिकल्ट बनाता हूं। अभी देखना सर, याद रखिएगा आपने 10th तक पढ़ा है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका। आज मैं एक नई चीज बताऊंगा, वो बहुत डिफिकल्ट। क्या बताऊंगा डिफिकल्ट? सुन लेना सर, उसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। और थर्मोकेमिकल रिएक्शन पता है कैसे लिखते हैं? नहीं आएगा, कैसे लिखते हैं बता दो। बहुत डिफिकल्ट चीज क्या होती है थर्मोकेमिकल रिएक्शन की? भैया कंडीशन होती है, जब भी रिएक्शन लिखोगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन में दो चीजें याद रखिएगा कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन और थर्मोकेमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल केमिकल रिएक्शन के बगल में इंथैल्पी नहीं दी होती है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बगल में इंथैल्पी दी होती है। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है सर थर्मोकेमिकल रिएक्शन की। सर थर्मोकेमिकल रिएक्शन किसके बारे में बताता है? फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड हीट चेंज को बता देता है। मतलब अगर आप थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो भैया वहां पर रिएक्शन के सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सर फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे, सॉलिड, सॉलिड, गैस, और उसके साथ साथ उसकी इंथैल्पी भी लिखेंगे। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन में दो कंडीशन याद रखिएगा, फिजिकल
स्टेट होना चाहिए और दूसरा इंथैल्पी चेंज होना चाहिए। और ये किसके अंदर होना चाहिए सर? नॉर्मल जिंदगी में जो 10th तक पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को क्या बोल देते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ओह माय गॉड, कितना डिफिकल्ट है ना। बताओ, केमिकल रिएक्शन हमने 10th तक पढ़ा था, आज एक नई चीज पढ़ा रहे हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं, और उस पर से ये भी लिखा गया है। इस देखो ये लिखा भी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई। आप पता है एस का मतलब सॉलिड होता है, एल का मतलब लिक्विड होता है, जी का मतलब गैस होता है, एक्वा का मतलब सॉल्यूशन इन वाटर होता है। अगर मैं नहीं लिखता, कितना डिफिकल्ट है ना थर्मोकेमिस्ट्री। देख लो, अरे हंसेगा कोई भी नहीं। देखो कितना, आज के बाद देखो कभी भी कोई रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है, अगर कोई रिएक्शन ऐसे लिख दी गई है, अगर कोई रिएक्शन ऐसे लिखी गई है, तो भैया ये नॉर्मल आप पढ़ रहे थे, जो आप नॉर्मली आप पढ़ते थे 10th क्लास तक, वही 10th क्लास की बैलेंस्ड रिएक्शन है। लेकिन अगर साथ में इस रिएक्शन के यहां पे लिख दिया जाए कि इंथैल्पी भी दिया हुआ है +200, तो इसका मतलब क्या है? ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। नहीं, मुश्किल है यार ये। इट्स वेरी डिफिकल्ट बेटा, आई नो दैट। ये काफी डिफिकल्ट है। अब देख रहे हो, एस मतलब सॉलिड होता है, एल मतलब लिक्विड होता है, जी मतलब गैस हो जाता है, एक्वस मतलब सॉल्यूशन हो जाता है। उससे भी हार्ड चीज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस ना। मैं पढ़ाते पढ़ाते हाथ कांप रहे हैं भाई। थर्मोकेमिकल रिएक्शन पता है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन 2 टाइप का होता है। तुम्हें नहीं आइडिया आ रहा होगा ना, 2 टाइप होता है, बहुत हार्ड। थर्मोकेमिकल रिएक्शन 2 टाइप का होता है। अरे लिख लेना भाई, पूरा थ्योरी ही है, सुन लो अपने। थर्मोकेमिकल रिएक्शन 2 टाइप का। ओ भाई साहब, देख रहे हो, पिक्चर देख के डर लग गया। एंडोथर्मिक, भाई साहब ये एंडोथर्मिक कैसे करेंगे सर? यहां पर डेल्टा एच रिएक्शन की क्या आती है? ग्रेटर देन 0। एक्सोथर्मिक डेल्टा एच रिएक्शन का क्या हो जाता है? लेस देन 0। ओ भाई साहब, ओ सर, ना 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 ना, ये क्या सर? यहां पर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन 0, मतलब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। ये देख लो, HP माइनस HR लेस देन 0। सर HP इज लेस देन रिएक्टेंट। यहां पर सर एनर्जी किसकी ज्यादा है? इस केस में एनर्जी या इंथैल्पी सर किसकी ज्यादा है? एनर्जी या इंथैल्पी किसकी ज्यादा है? प्रोडक्ट की ज्यादा है। प्रोडक्ट की ज्यादा है किससे? रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट की ज्यादा है रिएक्टेंट से। और सर जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही क्या हो जाती है? याद है, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही क्या हो जाएगी? यहां पर प्रोडक्ट क्या होगा? लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट। एक्सो और एंडो की बात कर रहे हैं, आप अपने आप से सोच के बता दीजिए, क्या मैं ऐसे हेल्दी दिमाग से सोच सकता हूं ये सब चीजें? एनर्जी जिसकी ज्यादा केमिस्ट्री में, उसका सर क्या हो जाता है? उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाती है। यहां एनर्जी किसकी ज्यादा? अब ये मत बोल देना कि सर इंथैल्पी और एनर्जी अलग अलग होती है। तुम छोड़ो, मैं चुल्लू और पानी लूंगा। ऐसा मत बोलो सर, ऐसे कैसे? अबे इंथैल्पी, एनर्जी, हीट, ये सब वर्ड्स कॉमन ही है। बस किसी रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर है तो उसको इंथैल्पी बोल देंगे, अगर एनर्जी दी होगी तो एनर्जी बोल देंगे, वर्क डन बोलेगा वर्क डन बोल देंगे। ऐसा मत बोलना सही एनर्जी कैसे ले लिया, ये तो समझ में नहीं आया। ठीक है, एनर्जी किसका? प्रोडक्ट का ज्यादा है, तो ऑब्वियस स्टेबल कौन होगा? रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा। इस केस में ओ भाई साहब, इस केस में देखो क्या लिख रहा हूं, अगेन एनर्जी का ऑर्डर। इस केस में एनर्जी का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? रिएक्टेंट का ज्यादा होगा। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। और भाई साहब ये देखिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां देखेंगे तो यहां पर सर रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। ओ भाई साहब, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। इस कॉन्सेप्ट को बताते बताते तो मुझे खुद को डिफिकल्ट लगने लगा। हाँ, ये सोच लो, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इतनी बड़ी बड़ी बातें। अब मैं और डिफिकल्ट बताऊंगा। नहीं ऐसे कैसे, अभी डिफिकल्टी शुरू हुई है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखना, इधर मैं लिख रहा हूं रिएक्शन प्रोग्रेस, यहां मैं लिख रहा हूं रिएक्शन प्रोग्रेस, या फिर बोलूंगा कोऑर्डिनेट। एक बात बताना, सब लोग मैथ्स में इतना तो जानते हो, रुक जाओ,
बहुत डिफिकल्ट बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना। इधर लिख रहा हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मुझे एक बात बताओ, इधर लिख रहा हूं एनर्जी। इस रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, सर क्या मैंने ये सच बताया है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या मैंने ये सही बनाया है? रिएक्टेंट की इंथैल्पी, प्रोडक्ट की इंथैल्पी सही बनाई है? एनर्जी का लेवल सही बनाया है या गलत बनाया है? देख लो। पहले रिएक्टेंट आता है, क्यों? क्योंकि रिएक्शन सर जब स्टार्ट होता है, रिएक्शन स्टार्ट होगा तो पहले कहां से स्टार्ट होगा? सर रिएक्टेंट से स्टार्ट होगा, फिर कहां जाएगा? प्रोडक्ट की तरफ। सर क्या मैंने ये सही बनाया है? क्या रिएक्शन को मैंने सही बनाया है? कितना डिफिकल्ट है ना ये सब। अगर मैं यही चीज रिएक्शन कोऑर्डिनेट एनर्जी के साथ किसके लिए ड्रॉ कर दूं? एक्सोथर्मिक के लिए। अगर मैं रिएक्शन प्रोग्रेस को या रिएक्शन कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर दूं, किसके लिए? सर अगर मैं ड्रॉ करता हूं रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो देखिए ना, ये देखिए तो सही, अब की बार ये देख लो, हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है ना भाई, ऐसे कैसे बना सकते हैं आप? लीजिए ना भाई, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, ऊपर रख दूंगा, प्रोडक्ट की कम कर दूंगा। सर ये रास्ता अच्छा लग रहा है, थोड़ा घूम के आ रहे हैं इसीलिए ऐसा दिख रहा है, मजा आ रहा है इसलिए रख दिया। टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है, लेकिन हाँ ऐसे अपने को नॉर्मली केमिस्ट्री में जब आगे ग्राफ पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री ग्राफ में ये वाले काफी ग्राफ मिलेंगे, इसलिए मैंने ऊपर से लेके आया। सर एक बात बताइए, इन दोनों के बीच के गैप को ही तो आप क्या बोल रहे हैं? इन दोनों के बीच के गैप को ही आप क्या बोल रहे हैं? इंथैल्पी बोल रहे हैं ना। इन दोनों के बीच के गैप को ही आप क्या बोल रहे हैं? इंथैल्पी बोल रहे हैं ना। इन दोनों के बीच का गैप ही क्या कहलाएगा? इंथैल्पी कहलाएगा। हो जाएगा सर। इट्स वेरी डिफिकल्ट ना भाई। हाँ भाई, एक बच्चा बहुत प्यारा सा बच्चा बोल रहा है, यहाँ बहुत कमेंट आ रहे हैं, जूलॉजी की क्लास में चलो। बहुत प्यारा बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते चलो यार, एकदम आगे बढ़ते चलो, ऐसे ही आगे बढ़ो बेटा, एकदम सफलता के दूसरे वेक्टर डायरेक्शन में जा रहे हो। चलो, थर्मोकेमिकल रिएक्शन सोच रहे हो, थर्मोकेमिकल रिएक्शन थोड़ा अलग था, और उसके अंदर ये क्या बना दिया? एक्सोथर्मिक का ग्राफ बन गया। ये ग्राफ एक्सोथर्मिक का, ये ग्राफ एंडोथर्मिक का। हो जाएगा सर, एक्सोथर्मिक का और एंडोथर्मिक का हो जाएगा। श्योर हो भाई साहब, हो जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री काफी डिफिकल्ट दिख रही होगी ना। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि सर वो कैसे लेस देन हो रहा है? एक्सोथर्मिक में बेटा एनर्जी रिलीज होती है, और जिंदगी में जब भी एनर्जी लूज करोगे तो उसको निगेटिव बोलते हैं भाई। कैसे डॉक्टर बनोगे यार? कल भी मजाक उड़ाया था कि 1000 रुपए में 20% ऑफ होगा। चले, हो जाएगा। श्योर हो? चलो बढ़िया। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गई, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस दो टाइप की हो गई। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की कुछ कंडीशंस हो गई, फिजिकल स्टेट होगा, केमिकल चेंज होगा। ये भैया थर्मोकेमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन हो गई, थर्मोकेमिस्ट्री की बातें हो गई। अब इससे डिफिकल्ट चीज मैं बताने वाला हूं, और ये देखना भाई साहब, ये डेफिनेशन देखो भाई साहब, हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर डेल्टा एच आर। ओ भाई साहब, ये रिएक्शन अगर ये डेफिनेशन तुम्हें दे दिया जाता तो तुम कर पाते? कभी नहीं हो पाता ना। क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। इवॉल्व का मतलब एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब मतलब एंडोथर्मिक। व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन हैड कंप्लीटली रिएक्टेड इज नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन। मतलब जब पूरा रिएक्शन हो जाए, उसके अंदर जो हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट जो रिलीज होती है, उसी को क्या बोल देते हैं? सर हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। बताइए। कोई बोल रहा है कि सर इसको हीट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेटा ये बैलेंस्ड नहीं है। यहां लिखिए, देखिएगा भाई साहब, एक लाइन लिखी गई है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सर इसको हीट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं, इसको क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि सर ये रिएक्शन, ये हीट ऑफ रिएक्शन को क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। बहुत बड़ा सा लॉजिक लग रहा है, देख रहे हो, बहुत बड़ा लॉजिक लग रहा है। ये हीट ऑफ रिएक्शन बता रहा है, ये हीट ऑफ रिएक्शन बता रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओह भाई साहब, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा ई। ओ ना 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 ना, कैसे करेंगे सर? वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। अब तो मैं भी भूलने लगा
कि वो टाइम कब था, है कि गया, कुछ याद आ रहा है? बोला सर 12 से फ्रेश स्टार्ट कर सकते, एकदम एकदम बहुत बहुत फ्रेश एकदम। अभी 3-4 महीने आराम से मस्ती मारो, वर्ल्ड कप जितवाओ इंडिया को, हम लोग आते हैं तब तक। तुम आगे चल रहे हो बेटा, हम लोग पीछे, ठीक है। ये देख लो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हाँ बात सही है यार। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखना। अब मैंने देखो एक देखना, ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। एक बात बताओ, अभी इसके बारे में बात भी करेंगे, चलो। एनसीपी डेल्टा थी था, और डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी था, यही था। अगर किसी रिएक्शन में जाते हैं, मान लो किसी रिएक्शन में जा रहे हैं, अब देखना थोड़ा ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एच का मतलब क्या होता है सर? चेंज मतलब क्या होगा? किसी पार्टिकुलर डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन। अब यहां पर दो चीजें होती है, अगर किसी की सीपी चेंज हो रही है तो ध्यान से देखना, चाहे रुक जाए यार, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं सीपी, याद है अपने पास, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं ना सीवी, याद है ये सब कि गया? याद है पक्का? ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन अपॉन डेल्टा टी टू माइनस डेल्टा, मतलब टी टू अपॉन टेम्परेचर तो पूरा ही होगा ना, टी टू माइनस T1 इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन के लिए निकालोगे तो सीपी ऑफ रिएक्शन निकाल देना। सर ये देखिएगा डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 अपॉन T2 माइनस T1 इज नथिंग, इसको क्या बोल देते हैं? सीवी ऑफ रिएक्शन। ये बहुत डिफिकल्ट है ना? कैसे सर? ऑब्वियस है ना, आपने क्या बता दिया, देखिए बताइए, एप्लीकेशन बता रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि सर इंथैल्पी का चेंज डिवाइड बाय टेम्परेचर का चेंज इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी में चेंज कैसे निकालोगे, टेम्परेचर में चेंज कैसे निकालोगे सर, इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे निकालोगे? और तुम्हें पता है ये जो दोनों इक्वेशन मैंने लिखी ना बेटा, इसी को अब देखो नाम भी लिख दूंगा, थोड़ा डराना भी तो है, इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। ओ भाई साहब, किरचॉफ्स इक्वेशन याद? अरे सर अगर मैं ये ऐसे करके लिखा था तुम्हें लगता कुछ सर ने नया अलग बताया है। सर कुछ नहीं, इसी का मजाक बना रहे हैं हम लोग। सर एक बात बताओ, ये लास्ट मतलब पता नहीं फर्स्ट या सेकंड डे ही पढ़ा था, थर्ड डे पढ़ लिया था, दिस अपॉन दिस को क्या बोलते हैं? सीपी। दिस अपॉन दिस को क्या बोलते हैं? सीवी। किसी रिएक्शन में बात करोगे तो सर ये क्या है, किसी मतलब फाइनल इंथैल्पी, ये क्या है? इनिशियल इंथैल्पी, टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ रिएक्शन। किसने बोल दिया सर? सीवी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं बोलता बेटा किरचॉफ्स इक्वेशन पढ़ो, तुम्हें लगता सर कुछ नया तगड़ा पढ़ा रहे, अबे कुछ नहीं, बेवकूफ बनाया जा रहा है, अलग अलग टाइप से। अब एक बोले सर सीपी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, सीपी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो? माय गॉड, सीपी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे भैया? सीपी ऑफ, यार क्या यार, N1 मान लो रिएक्टेंट है, N2 क्या है? प्रोडक्ट है। सीपी ऑफ रिएक्शन निकालना है, बहुत डिफिकल्ट है बेटा, ये देख लो सर, N2 टाइम्स सीपी ऑफ प्रोडक्ट, N2 टाइम्स सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस N1 टाइम्स सीपी ऑफ रिएक्टेंट। अब सब जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, एक्सेप्शन बता चुका हूं। किसी भी रिएक्शन में जाओगे, सीवी ऑफ रिएक्शन निकालना है, N2 टाइम्स सीवी ऑफ प्रोडक्ट। बेटा थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे हो जाएगा। अब तुम इतनी बात प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर चुके हो ना कि यार अब किस बात का टाइम लगने वाला है। ऐसा क्यों किया उसका भी रीजन आपको पता है कि सर ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रिएक्टेंट के स्टेट फंक्शन है। एक बोला डेल्टा क्यों लगा रहे हो इंथैल्पी के आगे? अरे भैया इंथैल्पी के आगे इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कौन है भाई जो एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर लेगा? इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू मेजर होगी क्या? क्या बात कर रहे हो भाई? एग्जैक्ट वैल्यू ना तुम्हें इंथैल्पी की आ सकती है, ना एग्जैक्ट वैल्यू एंट्रोपी की आ सकती है। ऑब्वियस है, हम सब लोग क्या करते हैं? डेल्टा लगाते हैं। तो काफी हार्ड है, ठीक है, काफी हार्ड है यार ये सब चीज। अब देख किसी रिएक्शन का सीपी, अब तो तुझे ये फॉर्मूला देख के हंसी भी आनी चाहिए, हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। चलो बताओ एक्सेप्शन क्या था?
एक्सेप्शन एक ही जगह था। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कहां होगा? दो केस में। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कहां होगा? अभी थर्मोकेमिस्ट्री कल पढ़ते रहना, ये बता एक्सेप्शन कहां था? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किस केस में होता था? अगर तुमसे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट पूछा जाए तो किस केस में था? दो केसेस मैंने बताए थे, उसी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना, उसी केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना। अभी हीट कहां है भाई? ये भाई साहब एक बोल रहा है हीट है, ये इंथैल्पी, ये सब पाथ फंक्शन है भाई, ये सब पाथ फंक्शन है। कहां चल रहे हो यार? छोड़ो, छोड़ाए हम वो गलियां। कोई बात नहीं बेटा, मान ले, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। वेरी गुड, क्या बात है यार। एक तो ये वाले हैं, एक पता नहीं बीच में कौन से आए थे। तुम लोग कभी बीच में कमेंट कर दो, अगर हमारा मोटिवेशन बन जाएगा यार। बीच बीच में लिख देते हैं कुछ भी, फिर मुझे डाउट हो जाता है कि पता नहीं कौन है जो उस साइड पढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बॉन्ड डिसोसिएशन और कंबशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंड कंबशन एंथैल्पी। हाँ, हमारा मोटिवेशन भी बना रहना चाहिए ना यार अपना, ठीक है। यार डर ही लग जाता है ना कि यार अब तुम कोई बोले अभी तक थर्मोकेमिस्ट्री में एक नई चीज नहीं बताई है मैंने, सब उसी का एप्लीकेशन बता रहा हूं। एक चीज तू बता दे जो मैंने नहीं बताई हो कि सर क्या नई चीज बताई है। वो हो मजा आ गया सर, कुछ भी ऐसा नहीं बताया। हाँ, बस अलग अलग तरीके से लिखना सिखा रहा हूं, अलग अलग तरीके से बस बता रहा हूं। अदरवाइज थर्मोकेमिस्ट्री बस टॉपिक का नाम अलग है। तुम्हें लिख के दे रहा हूं, अगले 2 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा कि कुछ नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स बीत चुका है, ये तो बस कुछ नहीं है, लप्पू सा है, ठीक है। लप्पू सा थर्मोकेमिस्ट्री आएगा। अभी देख रहे हो कितना डिफिकल्ट चीज चल रही है, ये देख लो। अब मैं तुझे एक चीज बताता हूं, ये देखना भाई साहब, आज बहुत डिफिकल्ट। चलो डरा के पढ़ाऊंगा, डरा के। देखो अब मैं, मेरे से गलती है ना, मैं इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, मुझे उल्टा बताना चाहिए था। किरचॉफ्स इक्वेशन, तुम्हें पता है किरचॉफ्स भाई साहब थे, वो किरचॉफ्स भाई साहब ना इंटरनल एनर्जी अलग अलग टेम्परेचर पे मेजर करके आए, और उसका जो डिफ्रेंसिएशन किए ना, तो उससे क्या मिल गया? सीवी ऑफ रिएक्शन मिल गया। एक बोला रिएक्शन काहे लिखे? रिएक्शन, अरे भाई अब थर्मोकेमिस्ट्री में तो रिएक्शन ही है ना, तो रिएक्शन लिख रहे हैं। प्रोसेस तो अब आएगा नहीं ना, प्रोसेस तो बीत गया, अब तो रिएक्शन है थर्मोकेमिस्ट्री में, तो इसलिए रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं डरा के पढ़ाऊं, देयर इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट बेटा, एक बहुत बड़ी चीज है। प्लीज अपनी आत्मा को शांत कीजिए और बहुत प्यार से आंखों को बंद करके सुनिए। बाबा सुधांशु जी महाराज, श्री श्री 108 श्री, ठीक है। बहुत तगड़ा, बहुत बहुत डरावने सी चीज एक पढ़ाने वाला है, बहुत खतरनाक सी चीज देखिएगा। इस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। भाई साहब, जैसे न्यूटन ने लॉ दिया वैसे ही यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लॉज हैं, इतने बड़े बड़े लॉज हैं भाई साहब। देखिएगा पहला लॉ, सर लॉ अपने पास, पहला रूल अगर बात करें, ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट बेटा। अगर आप ए से बी जाते हैं, अगर आप ए से बी जाते हैं और इस रिएक्शन की इंथैल्पी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर आपसे कोई बोल दे तो कैसे निकालेंगे? HB माइनस HA, और इसकी वैल्यू अगर आप इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर 100 जूल्स दी गई है तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर आप B से A जाएंगे तो भैया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। और पता है आपको इसकी वैल्यू के आगे माइनस लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इतना डिफिकल्ट लॉ कैसे पढ़ा दिया? क्योंकि अब इसी लॉ को मैं स्टेटमेंट वाइज लिखूंगा। अब मैं ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा कि सर ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, लॉ का स्टेटमेंट देखना, ऑन द रिवर्सिंग द रिएक्शन इंथैल्पी चेंज will be same only, enthalpy change magnitude will be same, magnitude will be same, magnitude will be same, but its sign, its sign will be opposite, its sign will be opposite। कितना डिफिकल्ट लॉ है ना यार, इतना डिफिकल्ट लॉ। सर मतलब बताइए HA माइनस, अब कोई बोल मत देना कि B और A कैसे माइनस कर दिया। हाँ अरे भाई ठीक है ना, HA माइनस HB, तू भी यार भावनाओं को समझना यार। अब बहुत डिफिकल्ट है ना यार ये,
किसी भी रिएक्शन को अगर रिवर्स करते हैं, स्टेटमेंट देखो, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन इंथैल्पी चेंज मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट साइन विल बी अपोजिट। मतलब अगर सर, अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि भैया इस रिएक्शन की इंथैल्पी, ओ भाई साहब, इस रिएक्शन की इंथैल्पी, अगर इस रिएक्शन की इंथैल्पी, बेटा इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर x किलो जूल्स है, तो भैया इस रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तुम नहीं बता पाओगे। अगर कोई बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में बता दे भैया, कृपा होगी। पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको दुआएं देगा, जिसमें आपको इतना बड़ा तगड़ा सा लॉ समझ में आ गया। बताइए माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स किलो जूल्स हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे, माइनस एक्स किलो। अरे इतना डिफिकल्ट लॉ सोच रहे नहीं, ऐसे कैसे। अब तुम लोग मजाक मत उड़ाओ, मैं डरा दूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। डरो, अबे डरो इससे, क्यों नहीं डर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा क्या। रिएक्शन रिवर्स हो गई, हंसी मजाक चला, रिएक्शन रिवर्स हो जा रही है। बताओ ऐसे कैसे उल्टा कर देंगे यार, सीधा जा रहा था हमारा रिएक्शन, इंथैल्पी बोल रहा है कैसे, एक बोल रहा है माइनस, कैसे हो गया। बेटा b माइनस ए की वैल्यू 100 है, तो a माइनस बी की वैल्यू माइनस 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तेरे लिए, तेरे आत्मा की शांति के लिए भाई साहब एक बात बताइएगा, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहां क्या लिखेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे। माइनस कॉमन लिया तो इसको क्या लिखेंगे, और ये माइनस इधर आ गया तो इधर क्या बचेगा, एच ए माइनस एच बी बचेगा, और इसको क्या लिख देंगे, माइनस 100। ये बताते बताते मैंने तेरे 9th और 10th क्लास के जितने भी, या 6th 7th क्लास से जितने भी टीचर्स ने पढ़ाया है मैथ्स, उन सबको दुआएं देता हूं कि आपने किस तरीके से आप इस बच्चे को 10th तक पास करा के लाए। अगर आपको ये समझने के लिए माइनस प्लस करना पड़ रहा है तो आई एम वेरी डीपली ऑनर्ड कि यू आर माई स्टूडेंट। कि सर माइनस कैसे हो गया, बताइए। हो जाएगा। अरे सुनो तो सही, इसको पता है। अब देखो तुम लोग यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो चीजों को, इतना डिफिकल्ट चीजों का तुम लोग मजाक बना देते हो। इसको पता है क्या बोलते हैं, लैपलेसे लेवाइजर। देखो ना कितना मजा आ रहा है ना, लॉ। भाई साहब लैपलेसे लेवाइजर लॉ, अब पढ़ने में थोड़ा फील आ रहा है ना, लैपलेसे लेवाइजर लॉ। हाँ सही लग रहा है, लैपलेसे लेवाइजर लॉ। ये देख लो भाई, लैपलेसे लेवाइजर लॉ, ठीक है। लैपलेसे लेवाइजर लॉ कितना बड़ा, अभी ऐसे लग रहा है कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ तो बड़ा तगड़ा सा चीज पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, तो स्टेटमेंट हो गया, ये पहला लॉ हो गया। अब दूसरा लॉ उससे भी खतरनाक, दूसरा लॉ उससे भी खतरनाक, उससे भी खतरनाक लॉ मैं पढ़ाऊंगा। और मैं देखना चाहता हूं कौन कौन मेरे साथ साथ चलता है। ए से बी जाने का, अगर रिएक्शन की इंथैल्पी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी मान लीजिए x किलो जूल्स पर मोल है, एक मोल ए एक मोल बी बना रहा है, और इस रिएक्शन की इंथैल्पी x किलो जूल्स पर मोल है। तो भैया सुनिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई किया, मैंने जैसे ही रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई किया, पता है जादू क्या हो रहा है। सर देखिएगा ये कैसा जादू है, n टाइम्स x हो गया, n टाइम्स x हो गया। ये कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि क्यों हुआ, बिकॉज ओ भाई साहब कितना डिफिकल्ट चीजें हैं। बिकॉज इंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एडिटिव होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इस रिएक्शन को n टाइम्स लिख के ऐड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, रिएक्शन की इंथैल्पी। इतना डिफिकल्ट लो, इतना डिफिकल्ट लॉ। अब मेरी हिम्मत देखो कितनी बढ़ती जा रही है। अगर मैं इस रिएक्शन को डिवाइड कर दूंगा, सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या हो जाएगी, सर डिवाइडेड बाई x बाई एन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x बाई एन हो जाएगा। इसका भी रीजन क्या होगा, यही होगा। इसका भी रीजन क्या होगा, यही होगा। अब नाम वाम मत याद करना भाई, वो तू लॉ से ज्यादा डिफिकल्ट नाम है वो, लैपलेसे लेवाइजर लॉ। इतना कौन याद करता है, तुझसे कोई नहीं पूछ रहा, बस तो भावनाएं समझ भाई, ठीक है। ऐसे नाम हम रटने मत लाए, पूछ रहा नाम सही में रटना पड़ेगा क्या, अबे नहीं नाम रटना भाई, बहुत अरे मैं डिफिकल्ट पढ़ाएगा, कितना डिफिकल्ट पढ़ा रहा हूं ना।
इट्स वेरी डिफिकल्ट बेटा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। किसी रिएक्शन को कभी मल्टीप्लाई कभी डिवाइड कर दे रहे, अब बोल रहे रिएक्शन इंथैल्पी मल्टीप्लाई हो जाए। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर बता दे। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे अलग अलग सर अलग अलग टाइप की इस रिएक्शन की इंथैल्पी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी मुझे बोली गई थी कि सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी आप ए रखिएगा, ए रखिएगा इस रिएक्शन की इंथैल्पी। मुझसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए बताइए, पहले तो आप इस रिएक्शन की इंथैल्पी बता दीजिए। आपके अंदर आपको लगता है कि ये लॉ समझ में आया, तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी बताइए। सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी बता दीजिए, इस रिएक्शन की इंथैल्पी बता दीजिए, इस रिएक्शन की इंथैल्पी बता दीजिए। बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें चल रही हैं भाई साहब, मुझे भी भरोसा है तुम पे। इतना डिफिकल्ट कैसे समझ सकते हो तुम लोग, कैसे चलेगा? ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी पता है, तो क्या मैं इस रिएक्शन की बता सकता हूं? क्या मैं इस रिएक्शन की बता सकता हूं? क्या मैं इस रिएक्शन की बता सकता हूं? कितना होगा? एक बोल रहा इतना निगेटिव पॉजिटिव गलत हो रहा है। बहुत टफ है ना, बहुत टफ है भाई। इतना निगेटिव पॉजिटिव सोच रहे हो, कैसे कर पाओगे? झेल नहीं पाओगे भाई, मुश्किल है। जादू बताऊं, एक जादू है, नशा है, ऐसे करके एक एरो है, इस पे दबाओ, जादू एकदम उड़ जाओगे, मजा आ जाता है। उसके बाद बगल में देखोगे यूट्यूब होता है, इंस्टाग्राम होता है, उस पे जाओ, रैंडमनेस इंक्रीज करो यार। क्या ये सब किसी टीचर के साथ लगे पड़े हो, इंथैल्पी, एनर्जी, जिंदगी देख रहे हो? रिएक्शन को कभी भी कुछ भी कर दिया जा रहा है। बोल रहे उल्टा कर दीजिए, उल्टा करते ही माइनस ए आ गया, उल्टा करते ही मेरे पास क्या आ गया? माइनस ए। और उस रिएक्शन को आधा से डिवाइड कर दिया, माइनस ए बाई 2 हो गया। सर इस रिएक्शन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। सर इस रिएक्शन को यहां से यहां तक मैंने क्या किया है? डिवाइड बाई 2 किया है। इस रिएक्शन को मैंने क्या किया है? मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओ भाई साहब, इस रिएक्शन को मैंने क्या किया है? मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है। देखिए ये रिएक्शन इस रिएक्शन से मैंने किया है, बस। इट्स वेरी डिफिकल्ट। माइनस माइनस क्यों आएगा भाई? इस रिएक्शन की इंथैल्पी ये है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अरे आपने गलती करी, आप उससे सीखिए। इतना डिफिकल्ट चीजें सोच रहे हो, सोच रहे हो भाई कैसा करेंगे? इतना डिफिकल्ट, हाँ इतना डिफिकल्ट हो जाएगा पक्का। मैं दूसरा दे दूंगा, मुझसे किसी ने बोल दिया। हाँ, हाँ चलिए अब देखिए, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मेरे से किसी ने पूछ दिया ए से 3b जा रहे हैं, अगर इस रिएक्शन की इंथैल्पी P किलो जूल्स है, अगर इस रिएक्शन की एंथैल्पी P है, तो मुझे बताएंगे, कोई भी इसका आंसर निकाल के देगा कि सर 3b से A होगा तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी होगी? सर अगर B से A/3 होगा तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी होगी? इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी होगी? 6b से सर 2A होगा, इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी होगी? अगर मैं बात करूं कि यहां पर सर 2A से 2A कह रहा हूं, अगर 3A से हाँ, अगर मैं यहां बात करूं कि 3A से अगर मैं 9B जा रहा हूं, इस रिएक्शन की एंथैल्पी बेटा एक साथ इन चारों क्वेश्चन का आंसर दो। मुझे नहीं आता, बस मेरी ये इतने बड़े बड़े लॉज का भाई प्लीज छुटकारा दिला दो मुझे, इतने बड़े लॉज से छुटकारा दिलाओ मुझे। ये कैसे बड़ी बड़ी बातें, कितनी बहकी बहकी बातें चल रही हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा दिया मैंने यार, डर लग रहा है ना। इतना डिफिकल्ट लॉ, रिएक्शन उल्टा माइनस P हो गया। सर रिएक्शन को डिवाइड कर, इस रिएक्शन को डिवाइड कर दिया तो माइनस P/3 हो गया। सर इस रिएक्शन को इससे देखो, यहां से देखो, इस रिएक्शन को क्या किया? 3 से डिवाइड, इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो माइनस 2P हो गया। और सर ये बड़े वाली रिएक्शन को, पहले वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से, 3P हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है ना यार, रिएक्शन मल्टीप्लाई, रिएक्शन डिवाइड, ओह माय गॉड, नहीं नहीं यार, ये बहुत बदमाशी चल रही है, बहुत बदमाशी। ये टीचर बदमाश है यार, नहीं पढ़ा रहा, ये मस्ती मार रहा है यार। ये कभी टीचर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा है, कभी रिएक्शन का बोल रहा है कि ये ज्यादा वो ज्यादा, कैसे काम चलेगा यार, कैसे काम चलेगा?
हार्ड चीजें हो गई यार, इतना हार्ड तो नहीं पढ़ाऊंगा आज तो मैं, इतना हार्ड कैसे पढ़ेंगे। अब मैं इससे भी खतरनाक, 3 लॉ हैं, 2 लॉ हो चुके हैं, तीसरा लॉ उससे भी खतरनाक होगा, सुन लो। ये 2 लॉ देख रहे हो, पसीने छूट रहे हैं, इसको पढ़ते पढ़ते तुम लोग के मन में बहुत सारे भावनाएं आई होंगी, इतना डिफिकल्ट लॉ, इसका नाम देख रहे, नाम लेने में ज्यादा डर लग रहा है, लैपलेसे लेवाइजर्स लॉ। मैं ना उल्टा पढ़ा रहा हूं यार, मुझे ना पहले डरा के पढ़ना चाहिए कि आज हम पढ़ेंगे लैपलेसे लेवाइजर लॉ, आज मैं पढ़ाऊंगा किरचॉफ्स इक्वेशन, तो थोड़ा मजा आता ना, तब सही में डर जाते। हाँ, उल्टा पढ़ा रहा हूं यार, ठीक है, मुझे भी लग रहा है थोड़ा डरो, सुनो डरो। अब मैं डर के पढ़ना, चुपचाप सुनना, ये सब मजाक में मतलब बहुत डिफिकल्ट है भाई, तुम लोगों से हो रहा पता नहीं, दिमाग में पता नहीं क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो। अब मैं पहले नाम लिखेगा, अब की बार नाम लिखेगा, हेस लॉ, हेस लॉ करूंगा मैं, अब की बार हेस लॉ। भैया देखना नाम से देखो कितना डरावना नाम है, हेस लॉ, काटने वाला लॉ है, देखो क्या कर रहा है, शांति से सुनना। हेस लॉ क्या बोलता है, बहुत डिफिकल्ट लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि सर ए से बी जा रहे हैं, इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर x1 है और अगर बी से ए सी जाएंगे, इस रिएक्शन की इंथैल्पी x2 है, तो सर अगर 2 रिएक्शन को अगर जोड़ते हैं, 2 रिएक्शन को अगर जोड़ेंगे तो इंथैल्पी इस रिएक्शन की कितनी होगी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी होगी। ओ भाई साहब, अगर रिएक्शन को जोड़ते हैं तो इंथैल्पी जुड़ जाती है, अगर रिएक्शन को जोड़ते इंथैल्पी जुड़ जाती है। बताइए, इसी को बोलते हैं हेस लॉ। नहीं, ऐसे नहीं होगा, डिफिकल्ट बनाएंगे, ऐसे थोड़ा ही ना होगा, ऐसे मजा नहीं आ रहा यार। बताओ, इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऐसे जोड़ दिया, अरे कहीं भी कोई रिएक्शन दी है, बोल रहा है P से Q है, इसकी इंथैल्पी अगर मान लो A है, Q से अगर R जा रहे हैं, इसकी इंथैल्पी अगर B है, R से अगर S जा रहे हैं, इसकी इंथैल्पी अगर C है, तो सर अगर आप तीनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो P से क्या हो जाएगा, S चले जाएंगे, और इस रिएक्शन की इंथैल्पी को पता है आप क्या लिखेंगे, सर रिएक्शन ऐड करेंगे तो बी और बी कट जाएगा ना भाई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इतना डिफिकल्ट बताइए, इसी को बोलते हैं हेस लॉ, हेस लॉ। हाँ, इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट लॉ है हेस लॉ। इस हेस लॉ, मैं रुको डेफिनेशन बताऊं, अरे रुक जाओ, मैं डेफिनेशन लिख के लाया हूं, नहीं ऐसे कैसे, डिफिकल्ट है भाई। मैं देखो, ये देखो कितना मैं पहले डेफिनेशन पढ़ोगे। हेस लॉ, इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेट्स, then the standard reaction enthalpy is the sum of standard enthalpy of the intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature। ओह इंग्लिश, एक गाना ना, ओ गर्मी, वैसे ओ इंग्लिश। हेस लॉ देख रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इतनी इंग्लिश तो मैंने, यार तुम लोग इलिटरेट इंसान हो, इंग्लिश बिना पढ़े समझ जाते हो लॉ, ऐसे नहीं होता ना यार, ऐसे काम नहीं चलता है। तुमने लॉ पढ़ाया ही नहीं गया, हाँ, पहले ये सब समझा दिया गया, ये लॉ पढ़ो पहले। ये देखना ध्यान से, स्टेटमेंट देखना, ठीक है, स्टेटमेंट देखना, स्टेटमेंट देखो। अब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग से होगा नहीं, पहले बता रहा हूं, ये देखना क्वेश्चन, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या दे रहा हूं। इस रिएक्शन की ना सोच समझ के करना। अब आपको 3 चीजें बता चुका हूं, 3 लॉज बता चुका हूं। रिएक्शन को रिवर्स करो, ध्यान सुना, रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो सर इंथैल्पी क्या होती है, सिर्फ साइन चेंज करती है, अदरवाइज वैल्यू सेम रहती है। दूसरी चीज, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो सर वो मल्टीप्लाई होती है, इंथैल्पी भी मल्टीप्लाई होती है। रिएक्शन को डिवाइड करोगे, इंथैल्पी भी डिवाइड होगी, और रिएक्शन को ऐड करोगे, इंथैल्पी भी ऐड होगी। इसीलिए इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, ये सब क्या है सर, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थे। हीट में, वर्क में ऐसा नहीं होता था, थर्मोकेमिस्ट्री में यही 3-4 लोगों के बारे में बात करनी है। अब देखना, इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर 100 किलो जूल दी है, अगर इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर 100 किलो जूल दी गई है, मुझसे किसी ने रिएक्शन दे दिया, बहुत डिफिकल्ट है भाई साहब। हाँ, आप आंसर निकाल ले, ये देख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, अगर कोई एक लाइन में निकाल दे तो भैया देख लेना गलत बात होगी। कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ, इंथैल्पी नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट लिखते ना, ऐसे इंथैल्पी नहीं बोलेंगे, ऐसे लिख देते हैं। इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल के दिखाओ, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल के दिखाओ। बताओ भाई, इतना डिफिकल्ट कैसे बताओगे,
नहीं आएगा। ये दो रिएक्शन की दी है, इस रिएक्शन की निकालनी है। ये 150 वाले कहां से आ जाते हैं भाई? कौन सा दूध पानी पी के आ रहे हो तुम लोग? कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो तुम लोग? 150 निकाल दिए यार। क्वेश्चन अभी लिखा नहीं था तो तक जोड़ दिए। 150, एक सही बोला, 50 बोल रहा, सही बोल रहा तू। हाँ 50 नहीं होगा, क्या बात कर रहा है? 150 आएगा। 150 करेक्ट आंसर है। कैसे? अब यार कैसे? सर कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे, सीओ सीओ कैंसिल हो जाएगा, आधा O2 मिल जाएगा, दोनों जुड़वा भाई मिलेंगे, गले मिलेंगे, एक O2 हो जाएगा। और इस रिएक्शन में क्या सॉल्यूशन लिखूं बेटा? अगर आपको डायरेक्ट मैं लिख दूं 100 + 50 150 किलो जूल। सो भाई साहब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी डिफिकल्ट, हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर। हाँ इतने क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दिए जा रहे हैं। अब मैं सही में डिफिकल्ट पूछूंगा भाई, देखना अभी, देखना तुम लोग। ये देखो इस बार वैल्यू बहुत डिफिकल्ट दे रहा हूं मैं, पहले बता रहा हूं, ये देखिएगा। अब की बार भैया अपनी सरकार है, ये देख लो। अब की बार देखता हूं कौन कौन दिमाग लगाता है। बताओ इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा उसका? क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? सोच समझ के बेटा, इस बार आपकी बार रिएक्शन सही करनी पड़ेगी, रिएक्शन सही करनी पड़ेगी। क्यों रिएक्शन सही क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि सर रिएक्शन सही इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि भैया अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो ए और डी सेम साइड में आ जाएंगे, ए और डी सेम साइड में आ जाएंगे। और इसको अगर डायरेक्ट ऐड करोगे तो 2b और 2b कैंसिल आउट नहीं होगा। कैंसिल आउट कब होता है? जब एक रिएक्टेंट में हो और दूसरा प्रोडक्ट में हो, कैंसिल कर सकते हो। कैसे? देखो ये इसको कैंसिल कर सकते हो, सीओ सीओ कैंसिल, बी से बी कैंसिल, अपोजिट डायरेक्शन को कैंसिल कर सकते हो, सेम डायरेक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते। ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैंने इस रिएक्शन को ऐसे ही रहने दिया, क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मुझे ए को रिएक्टेंट साइड चाहिए, मुझे ए रिएक्टेंट साइड चाहिए, ए रिएक्टेंट साइड है, इसकी इंथैल्पी कितनी है? 50 है। लेकिन इस रिएक्शन को डी किधर चाहिए? अपने को डी किधर चाहिए? उस साइड चाहिए। सर डी को उल्टा कर देंगे और जैसे ही उल्टा करेंगे इंथैल्पी माइनस से किस में हो जाएगा? माइनस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर इन दोनों को ऐड करने पे कौन सा रिएक्शन आएगा? ए से डी, और इस रिएक्शन की इंथैल्पी 150 किलो जूल्स आ जाएगी। काफी डिफिकल्ट था ना, काफी डिफिकल्ट था ना भाई। हाँ कोई बोल रहा पहली रिएक्शन को क्यों नहीं किया? अरे भैया ए तुम्हें किधर चाहिए? ये रिएक्शन चाहिए ना तुम्हें, इसलिए ए किधर चाहिए? लेफ्ट साइड ना, रिएक्टेंट साइड चाहिए, तो ए को रिएक्टेंट ही रहने देंगे ना यार। पहली रिएक्शन को क्यों उल्टा करेंगे भाई? थोड़ा यार इतना तो कॉमन सेंस लगाओ भाई। अरे अभी गलती हुई, अगली में सुधार ले, क्या दिक्कत? अरे टेंशन बहुत बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं यार। ये देखना, अब क्या देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिएक्शन रिवर्स करोगे साइन चेंज होगा, रिएक्शन रिवर्स करोगे साइन चेंज होगा, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। 3 से 4 से जितने से मल्टीप्लाई करो कर लेना। अब देखना, ये देखो भाई, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बेटा सोच समझ के बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? आपकी जिंदगी में कितना आ जाएगा? अरे भाई छोड़ दूंगा ना यार, क्यों टेंशन ले रहा है? हाँ जल्दी, क्या आएगा? बहुत बढ़िया, क्या आएगा? आप इसको देख लो पहले, पहले ना जब भी तुम्हें बोले ना तो पहले इसको देख लो। ए किधर चाहिए? ए चाहिए, तुम्हें 3a दिया है, ए चाहिए 3a दिया है यार। और
ए इधर से ही आ सकता है ना, नीचे वाली रिएक्शन थोड़ी नहीं आएगा, बी थोड़ी नहीं बना देगा। तो सर ए तो अपने को क्या चाहिए? अब मुझे किसने बोल दिया सर पहले रिएक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये जादू कैसे कर सकता हूं? जैसे ही आपने सर 3 से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई। सर अब बस क्या ही जिंदगी बची है। कितना डिफिकल्ट है ना यार, कितना डिफिकल्ट है ना भाई। ए से सी जाना, बी से बी कैंसिल हो गया, ए से सी का रिएक्शन का इंथैल्पी सर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ए से सी की इंथैल्पी 200 आ जाएगी। हाँ देख रहे हो ना विनोद कैसे चल रहा है, कैसे इंग्लिश बोल बोल के। हेस लॉ की इंग्लिश नहीं बताई सर ने यार, मैं भी लिखवा देता हूँ हेस लॉ। देख रहे हो? हाँ बहुत अरे इतना, अरे सुनो तो सही, देखो ना अब तुम्हें, अब मैं 3 रिएक्शन दूंगा, देखना। अब तुम्हें डराने के लिए 3 रिएक्शन है। नहीं होगा भाई, ये देखना। जो लोग भी करने को तैयार है करके देख लीजिए भाई साहब। अब मैं 3 रिएक्शन दे रहा हूं। इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है। जल्दी निकालो भाई, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। अरे बस यही लास्ट लास्ट क्वेश्चन है भाई। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आज, कितना डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें पड़ी यार। मजा मतलब मुझे भी लग रहा है ना थोड़ा मिस हो गया यार, बहुत डिफिकल्ट। लैप्लेसी लेवाइजर लॉ, ऐसे बोलने में अच्छा लग रहा है। कोई पूछे क्या पढ़ा? लैप्लेसी लेवाइजर लॉ, हेस लॉ, किरचॉफ्स इक्वेशन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हाँ ऐसे बोलोगे तो अच्छा लगेगा, घर वालों को भी लगेगा कि हाँ यार कुछ पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे ना। अदरवाइज ऐसे बोलो तो फिर तो लगेगा अरे यार हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो ऐसे लग रहा होगा अच्छा क्या चल रहा है। सर ए को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पहले वाली रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करूं? भैया 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे A2 चाहिए। तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी हो जाएगी? सर 400 किलो जूल्स। सर एक बात बताइए, इस रिएक्शन को ऐसे ही रहने देता हूं, इस रिएक्शन में कोई चेंज नहीं, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 300। और सर सी कितना, डी कितना चाहिए? 3D चाहिए। 3D के लिए सर 3C 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस रिएक्शन की एंथैल्पी 1200 किलो जूल्स। ये सर इतना कुछ किया आपने, 3C से 3C कैंसिल, 2B से 2B कैंसिल, 2A से क्या बन जाएगा? 3D, 2A से क्या बन जाएगा? 3D। सर इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? 400 प्लस 300 प्लस 1200, 1900 किलो जूल्स हो जाएगी। बताओ इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, कभी कुछ भी मल्टीप्लाई कभी कुछ भी डिवाइड, ये सब गलत बातें यार, ऐसे बेकार चीजें। हाँ मोह माया से ऊपर आओ। मैं एक बात बताऊं, तुम्हें ना एग्जाम हॉल में इतना भी नहीं करना है। अब देखो ये तो है आम जिंदगी, अगर आप एग्जाम हॉल में पहचान गए रिएक्शन को तो आपको ना इतना नहीं करना है। देखो इसको, ये है फर्स्ट मेथड। आज जाते जाते एक शॉर्टकट सीख लो, कल आएंगे तो उसी की प्रैक्टिस कर लेंगे, और नहीं तो सीधी सी बात है सेकंड मेथड। पता है सर ये सब कुछ भी मत लिखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप कुछ मत लिखना। ध्यान से देखना सर, सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना। ये पहली रिएक्शन, ये दूसरी, ये तीसरी, तुम्हें पता चल गया ए कितना चाहिए? 2। तो तुम क्या करोगे? सर 2 टाइम्स फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर सेकंड रिएक्शन में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि सर सेकंड रिएक्शन में 2B और 2B कैंसिल आउट हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन में मुझे दिख रहा है कि सर थर्ड रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। अगर आपने डायरेक्ट ये लिख दिया तो आप डायरेक्ट इंथैल्पी भी निकाल सकते हो कि सर ये कितना हो गया? 2 टाइम्स 200 प्लस ये कितना हो गया? 300 और प्लस ये कितना हो गया? सर 3 टाइम्स 400। आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 1900 किलो जूल्स आ जाएगा। पूरा लिख के काटने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट चाहो तो ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, पक्का हो जाएगा। जैसे इस रिएक्शन में है तो कुछ नहीं, आप क्या लिखोगे? इस रिएक्शन में क्या लिखोगे? सर इस रिएक्शन का सेकंड मेथड अगर मैं बोलूं आपको तो सेकंड मेथड क्या लिख दोगे कि सर फर्स्ट रिएक्शन को किससे डिवाइड करना है? 3 से, और सेकंड रिएक्शन को ऐसे ही ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इंथैल्पी में भी क्या करोगे? फर्स्ट रिएक्शन को 3 से और इसकी वैल्यू 200 आ जाएगी। हो गया, पक्का
हो जाएगा। तो चलिए भैया, इसी के साथ थर्मोकेमिस्ट्री आपका चालू हो चुका है। थर्मोडायनेमिक्स का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन चालू हो चुका है। आज आप डीपीपी अटेम्प्ट कीजिएगा डीपीपी नंबर 6। और अगली क्लास काफी डरावनी होगी जैसे आज की क्लास थी, क्योंकि अगली क्लास में हेस लॉ का रियल एप्लीकेशन आएगा। कितना डिफिकल्ट था ना हेस लॉ का रियल एप्लीकेशन मिलेगा अगली क्लास में। अगली क्लास में भैया इतनी डिफिकल्ट चीजें, किरचॉफ्स इक्वेशन, लैपलास से लेवाइजर इक्वेशन, सबके बहुत बड़ी बड़ी चीजें आएंगी अगली क्लास में। अलर्ट होके आइएगा, पढ़ने के मूड से आइएगा, कोई हंसेगा नहीं, कोई कुछ नहीं। अगली क्लास में सीरियस होके आना है, एकदम सीरियस, ठीक है, बहुत सीरियस। तो अगली क्लास में मिलते हैं। सीरियसली होके जाते हैं ना, सीरियस होके जाते हैं। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री। और थर्मोकेमिस्ट्री में हंसना नहीं है, सीरियस। थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत डिफिकल्ट लॉज आएंगे, बहुत डिफिकल्ट रिएक्शंस आएंगी। आज जैसे हमने डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ी वैसे ही कल पढ़ेंगे। ओके, कोई हंसी नहीं, कोई स्माइल नहीं, चुपचाप अलविदा लेते हैं आपसे। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।